हेलो 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 हेलो। उस साइड का आवाज बंद करना पड़ेगा वरना बहुत खराब हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो। इंटरनल जोक तुम नहीं समझ सकता। इट्स अ प्रेस्टीज पॉइंट जोक। Teachers are discussing the number of hours required to finish a subject after this batch. जो May 24 खत्म हुआ ना फाइनली, तो हर किसी ने अपने रिवाइज नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दिए और वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि प्रैक्टिकली बैच खत्म ही नहीं हो सकता उस नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से। तो मैं वो एक एक का मैसेज देख देख के हंस रहा है, इसलिए और कुछ नहीं है। आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग, आई विल नॉट राइट एनीथिंग ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को तो आखिरी 4 दिन पढ़ाना ही पड़ता है। नंबर ऑफ आवर्स लिख के क्या होने वाला है। हेलो हेलो हेलो। थोड़ा आवाज मेरे को लगता है कम रखना पड़ेगा तेरे को। हेलो हेलो हेलो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पूछते हैं आवाज आ रहा है क्या। Online students, please confirm. Am I audible and visible to you? ओके, पहले ऑनलाइन स्टूडेंट्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट्स को सॉल्व कर देता हूँ। सर प्लीज टेंटेटिव डेट कब तक ये फास्ट ट्रैक खत्म हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू मी वी शुड बी एबल टू फिनिश बाय 20th और 22nd ऑफ फेब अकॉर्डिंग टू मी। तब तक खत्म हो जाएगा फॉर श्योर। 20th फेब टेंटेटिव मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली फॉर नेक्स्ट 15 डेज। नेक्स्ट हो गया, एक ही क्वेश्चन था तुम्हारा। परफेक्ट, चलो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करेंगे SA 230। सबसे पहले कुछ तो फॉर्मेट खेला है तुमने, मेरे को नहीं पता क्या किया है। ये टीवी का फॉर्मेट खराब हो गया है क्या है? किसने? ध्यान दो, देखेंगे बाद में। चलो, टुडे विल स्टार्ट फर्स्ट विद SA 230, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एंड देन विल गो टू SA 300। देखो आज का ऑब्जेक्टिव क्या है। 2 इंपॉर्टेंट ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके अंदर इंडिविजुअली एक सिंगल ऐसे को डिस्कस किया है। वन चैप्टर इज चैप्टर नंबर 6 दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एंड वन चैप्टर इज चैप्टर नंबर 2 दैट टॉक्स ओनली एंड ओनली अबाउट ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट स्ट्रेटेजी। मतलब वो ऐसे 300 के बारे में बात करता है। इन दोनों चैप्टर का मतलब इन दोनों एसेस का वेटेज बहुत ज्यादा है इन योर इंटरमीडिएट सिलेबस। ऑल्दो इन दोनों एसेस में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। ऑनेस्टली जिन एसेस में चेंजेस थे दैट इज योर एसे 260, 265, 220, SQC, वो सब पहले ही डिस्कशन हो चुका है। 610 लास्ट डिस्कस किया जो एकदम नया एसे था। अब ऑलमोस्ट वही एसेस हम पढ़ने वाले हैं जहां पर कोई बदलाव मेजर नहीं है, बट इन एसेस का ना वेटेज चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? वेटेज। क्योंकि ओल्ड सिलेबस में 240 फ्रॉड एक सेपरेट चैप्टर था,
520 एनालिटिकल प्रोसीजर एक सेपरेट चैप्टर था, 530 सैम्पलिंग एक अलग चैप्टर था। इस बार ऐसा नहीं है, नए सिलेबस में प्लानिंग इज अ सेपरेट चैप्टर एंटायरली, जो ओल्ड में भी था, इस बार उसका वेटेज थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया है। 230 डॉक्यूमेंटेशन को एक सेपरेट चैप्टर बना दिया है, इसीलिए इंटरमीडिएट लेवल पे अब मेरा डिस्कशन होगा मोस्टली उन एसेस के ऊपर जिनका वेटेज मुझे सबसे ज्यादा लगता है। भले ही कुछ मेजर चेंजेस नहीं होंगे वहां पे, बट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आई बिलीव दे आर इंपॉर्टेंट। चलो लेट्स स्टार्ट विद एसे 230 सबसे पहले, दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एकदम सिंपल सा ऐसे है ये, लेट मी जस्ट फाइंड आउट 230, वन सेकेंड। अतुल hello, yeah, so we'll continue our discussion with essay 230. Now the name of essay 230 is obviously audit documentation. बहुत सिंपल सा ऐसे आपको फटाफट से एक ओवरव्यू देता हूं, फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज है वो डिस्कस करेंगे। देखो ऑडिट में ऐसा बोला जाता है, वॉट एवर यू डू, मतलब आपका ऑडिट का प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, आप कंक्लूजन तक कैसे आते हो, एवरीथिंग व्हाट यू डू यू नीड टू प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट दैट, यू नीड टू मेक अ रिकॉर्ड ऑफ दैट। सो मेकिंग अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग वी डू इन ऑडिट इज कॉल्ड एज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, हमेशा याद रखिएगा, record of everything we do in audit, and three major areas in audit is planning, execution and then obviously drawing a conclusion। ये तीनों चीजें जब आप properly record maintain करते हैं execution के साथ साथ में, that record is called as audit documentation। Read the definition along with me। What is documentation? It refers to record of ऑडिट प्रोसीजर्स जो आप परफॉर्म किए हैं, जो आप एविडेंसेस ऑब्टेन कर रहे हैं, एंड जो आप कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग यू डू इन ऑडिट इज कॉल्ड एज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन में ना वो आपसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछता है कि सर व्हाट आर द पर्पसेस और बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब बेनिफिट्स लिखने के लिए भी पहले आपको एक डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, मतलब 230 में मुझे सबसे पहले डेफिनेशन आना चाहिए। डेफिनेशन मतलब रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वी डू इन ऑडिट, प्लानिंग, एविडेंसेस का ऑब्टेन करना, कंक्लूजन को ड्रॉ करना, इन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करना क्या कहलाएगा? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहलाएगा। इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्लियर टू यू? यस सर, ये अच्छा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने का फायदा क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई डू यू वांट टू डॉक्यूमेंट? दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर कल को मेरा ऑडिट होने के बाद में कोई रिव्यू करने के लिए आता है, कोई चेक करने के लिए आता है, और ये वो चेक करना चाहता है कि मैंने काम बराबर से प्लान किया था क्या, क्या मैंने अपना ऑडिट बराबर से एग्जीक्यूट किया था क्या, डिड आई ऑब्टेन एंड अचीव ऑल माय ऑब्जेक्टिव्स एज अ ऑडिटर। डॉक्यूमेंटेशन इज अ वे जिससे आप ये प्रूव कर सकते हो ऑडिट वॉज प्रॉपरली प्लान्ड एंड प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड। अगर आपने डॉक्यूमेंट किया होगा तभी आप ये प्रूव कर पाएंगे कि हमने ऑडिट को बराबर से प्लान करके एग्जीक्यूट किया था, मतलब हमने हमारे जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है उन्हें क्या कर लिए थे, अचीव कर लिए थे। एंड डॉक्यूमेंटेशन इज द ओनली वे यू कैन डिफेंड योरसेल्फ इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि भाई हमारे पूरे ऑडिट में ना हम कभी भी क्या नहीं थे, नेग्लिजेंट नहीं थे। मतलब सर आपके ऑब्जेक्टिव बोल दीजिए, नेचर बोल दीजिए, दोनों के अंदर दो ही पॉइंट आएंगे। हम चाहते हैं एक तरीके से एक एविडेंस बनाना कि सर ऑडिट को बराबर से प्लान किया गया था एंड परफॉर्म किया गया था, हमने ऑडिट कैसे करना चाहिए, एज पर एसेस करना चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन इज द ओनली वे बाय विच आई कैन प्रूव ऑडिट वाज प्रॉपर्ली प्लान्ड एंड प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड। ऑल्सो I can also prove with the help of audit evidence, with the help of my working papers कि भाई हमने ऑडिट में जो जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे उनको क्या किया है, अचीव किया है। ये दोनों चीजें प्रूव करने के लिए हमें क्या लगने वाला है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लगने वाला है।
एक बार आप डेफिनेशन को वापस रीड कीजिए, फिर ऑब्जेक्टिव एंड नेचर में से पॉइंट नंबर बी एंड पॉइंट नंबर ए, इन दोनों को पढ़ लीजिएगा। ये 2 पॉइंट अगर आपको आएंगे तो आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है वो क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन पढ़िएगा एंड ऑब्जेक्टिव का पॉइंट नंबर बी एंड नेचर का पॉइंट नंबर ए। पढ़ा आपने? आर यू कंफर्टेबल? अब सर सबसे कॉमन 4 मार्क के लिए पूछा जाता है पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन या बेनिफिट्स। इट्स अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, वेरी इजी वन ऑल्सो, बट आई लाइक्स रिपीटिंग दिस क्वेश्चन कि सर डॉक्यूमेंटेशन जो आपने मेंटेन किया है उसका पर्पस क्या है, उसका फायदा क्या है। ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा, दिस इज द ओनली वे बाय विच यू कैन डिफेंड योरसेल्फ इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि भाई हमने ऑडिट बराबर से किया था। रादर अगले साल जब आप रेकरिंग ऑडिट करने के लिए जाएंगे, मान लो ये पहला साल रहेगा ऑडिट एंगेजमेंट का, अगले साल कंटिन्यू करेंगे एज ऑडिटर, डोंट यू थिंक ये डॉक्यूमेंटेशन फ्यूचर ऑडिट्स में एज अ रेफरेंस के लिए काम में आएगा? बिकॉज हमें जब नॉर्मली रेकरिंग ऑडिट में ओपनिंग बैलेंसेस वापस चेक करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसको हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में चेक किया होता है, डॉक्यूमेंटेशन किया होता है। तो बेनिफिट्स को पिक करते हैं। विल इट ऑल्सो हेल्प मी इन रेफरेंस एंड सिग्निफिकेंट टू माई फ्यूचर ऑडिट्स? यस। तो पहला एडवांटेज सर, अगर हम प्रॉपर इंपॉर्टेंट मैटर्स को रिटेन करते जाएंगे जो हमारे लिए फ्यूचर ऑडिट्स में काम में आएंगे, तो डॉक्यूमेंटेशन इज द ओनली वे हम फ्यूचर ऑडिट्स में इनको यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज, डॉक्यूमेंटेशन अगर मेंटेन करेंगे तो कोई भी तरीके का रिव्यू रहेगा। आपको याद है कॉन्सेप्ट पढ़ाया था क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ये हम इंटरनल भी करवाते हैं, और मैंने बोला था आईसीआई का एक रिव्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज पीयर रिव्यू। क्या होता है आईसीआई का रिव्यू? कॉल्ड एज पीयर रिव्यू। वो सब जब रिव्यू करने के लिए आएंगे तो आपका काम चेक कैसे करेंगे? प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन। मतलब सर अगर आपके क्वालिटी रिव्यू परफॉर्म करना है, कोई भी इंस्पेक्शन करना है, किसी भी तरीके से ऑडिटर ने बराबर काम किया या नहीं किया ये चेक करना है, वो चीज पॉसिबल कब होगा? ओनली एंड ओनली इफ यू मेंटेन गुड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन से ही आपका रिव्यू शुरू होता है। वो वहीं से सोचेगा आपने बराबर प्लान किया था क्या, हर एरिया को डिटेल में चेक किया था क्या, अब कंक्लूजन तक कैसे आए। एग्जांपल, आपने बोला हमें क्लीन ओपिनियन देना है, तो वो पूछेंगे डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे कैसे आपने डिसाइड किया था दैट यू शुड गिव अ क्लीन ओपिनियन। तो हमको बोलना पड़ेगा हमने हर एरिया को चेक किया, हमें कहीं पर भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिले। जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिले वो कंपनी ने क्या कर दिए? एडजस्ट कर दिए। तो मतलब कहना इसे दे आर करेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, दे आर नो मोर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। इसलिए हम कौन से ओपिनियन तक अराइव किए हैं? अनमॉडिफाइड ओपिनियन पे अराइव किए हैं। ये आप प्रूव कैसे कर पाएंगे? प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्किंग पेपर्स। तो ई एंड एफ को पढ़िए, दोनों सिमिलर है। अगर आप चाहते हैं क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाना या कोई इंस्पेक्शन करवाना, जो नॉर्मली रिक्वायरमेंट होता है कहां पर सर? एसक्यूसी 1 का, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ये रिव्यू इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। याद है मैंने आपको बताया था इंटरनली भी फर्म्स अपने काम को रिव्यू करवाते रहते हैं। एक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को भी अपॉइंट करते हैं, पार्टनर को भी अपॉइंट करते हैं। वो भी क्या चेक करेगा? डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा। कभी कभी आरबीआई हो गया, एनएफआरए हो गया, इन्हें लगता है अगर ऑडिटर बराबर से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए? एक्सटर्नल इंस्पेक्शन करना चाहिए। वो लोग भी जब इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे आपका काम चेक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्किंग पेपर्स। मतलब सर आपका डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे ही अलग अलग रिव्यू इंस्पेक्शन हो पाएगा। उससे ही वो समझ पाएंगे दैट आपने अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है या नहीं किया है, क्या आपने ऑडिट को बराबर से प्लान करके परफॉर्म किया है या नहीं किया है, जो आपने करना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद एसएस। इसको रिव्यू करना पॉसिबल होगा इफ यू मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। इज दैट क्लियर टू यू? आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं, आपको बाकी एडवांटेजेस याद करना और इजी हो जाएगा। एक एग्जांपल दिया हुआ है पेज नंबर 1A.32 पे। कैश एंड बैंक के लिए हम क्या क्या चेकिंग करेंगे? कैश एंड बैंक के लिए इट्स अ ऑडिट प्रोग्राम, पेज नंबर 1A.32। हम कैश एंड बैंक में ये सब स्टेप्स लगाने वाले हैं
ये स्टेप्स को परफॉर्म कौन किया है, रिव्यू कौन किया है, कौन सा स्टेप का डिटेल आपको कौन से वर्किंग पेपर पे मिलेगा। अगर आप इतना बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, देखिए प्रिपेयर्ड बाय, रिव्यूड बाय, डेट कब आपने काम किया था, डोंट यू थिंक हम ऑडिट को पूरा बेहतर प्लान कर पाएंगे, बढ़िया से लोगों को अकाउंटेबिलिटी दे पाएंगे। दैट सर स्टेप नंबर 2 फॉलो किया था एमएफ ने, एमएफ कैन बी ए पर्सन्स नेम जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा ये काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब अकाउंटेबिलिटी असाइन करने में डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करेगा, बराबर से प्लान करके ऑडिट को परफॉर्म करने में डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करेगा। ये तो एक बेसिक से एडवांटेजेस आपको डॉक्यूमेंटेशन से मिलने ही वाले हैं। इज दैट क्लियर टू यू? इस तरीके से आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। रीड पर्पस के अंदर पहले 2 पॉइंट्स, अभी पर्पस में जाइए, रीड फर्स्ट 2 पॉइंट्स। इट विल हेल्प द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रॉपरली। इट विल मेक पीपल अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क। सोचिए ना, आपने अगर अपना इनिशियल लिखा है, मतलब यू आर अकाउंटेबल उस काम के लिए। अगर कोई गलती हुई तो जिसने इनिशियल लिखा है वो इंसान क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। क्या आपको थोड़ा सा पर्पस समझ में आया क्या? आपको यहां पर डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के अलावा 4 पॉइंट लिखना आना चाहिए। पर्पस के बाजू में बेनिफिट्स भी लिख दीजिए। दोनों में से वो किसी भी तरीके से ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 मिनट पढ़ के रिवाइज कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मीनिंग और डॉक्यूमेंटेशन क्या है समझ में आया, पर्पस और बेनिफिट समझ में आया, एंड ऑब्जेक्टिव और नेचर तो समझ में आ ही गया था। सर इसी से हम प्रूव कर पाएंगे ऑडिट वाज प्रॉपर्ली प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड एज पर एसएस एंड वी हैव अचीव्ड आवर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। ये हम प्रूव कर पाएंगे ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन को दूसरे वर्ड्स में ना वर्किंग पेपर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्किंग पेपर्स। तो अब क्वेश्चन ये आता है, ये वर्किंग पेपर्स कितने साल तक मेंटेन करने चाहिए? ये वर्किंग पेपर्स क्या फिजिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है? हाँ। इनका कंपाइलेशन कब होना चाहिए? ये सब चीजों के लिए आप आइए पेज नंबर 1A.29, एक हेडिंग मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट फाइल। क्या हेडिंग मिलेगा आपको? ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल मतलब सर आप अपने वर्किंग पेपर्स या रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हो, चाहे ये फिजिकल फाइल हो या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आपने सेव करके रखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। कुछ पेपर्स को फिजिकली आपको बॉक्स फाइल में डालकर रखना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली जो मेजर काम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको हम डेटाबेस के अंदर लिख के रखते हैं, जो एक्सेल के अंदर, वर्ड में, पीपीटी में रहता है। कैन आई से वी हैव डॉक्यूमेंटेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज वेल एज फिजिकल फॉर्म, दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। अब सुनिए, नॉर्मली ऐसा बोलते हैं ऑडिट खत्म होने के बाद, जब आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दिया, ऑडिट खत्म होने के बाद जब आपने क्या साइन कर दिया? ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दिया, वहां से विद इन 60 डेज, विद इन हाउ मेनी डेज? 60 डेज। यहां लिखा है नॉट मोर देन 60 डेज, मतलब 60 डेज के अंदर अंदर आपने अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लेना चाहिए। इसको हम बोलते हैं असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। आपकी फाइनल ऑडिट फाइल फिजिकल फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, उसका असेंबली कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब कंपाइलेशन खत्म हो जाना चाहिए। समझिए, ऑडिट इज डन, योर रिपोर्ट इज साइंड। रिपोर्ट साइन करने के बाद वहां से हाउ मेनी डेज? 60 डेज के अंदर अंदर वो आपको बोल रहा है आपके डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट कर दीजिए। एंड एक वर्ड होता है जो यहां लिखा नहीं है, इट इज कॉल्ड एज आर्काइवल। क्या होता है? आर्काइवल। मतलब अब ना इसको फ्रीज कर देंगे, इसमें कोई बदलाव लेके नहीं आया जाएगा, मतलब इट विल बिकम अ रीड ओनली फॉर्मेट। इट विल बिकम अ रीड ओनली फॉर्मेट। अब उसको आप रीड कर सकते हो, रेफर कर सकते हो, बट चेंजेस नहीं कर सकते हो। ये हो जाना चाहिए विद इन हाउ मेनी डेज? 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। 60 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। बट एक
चीज ध्यान रखिएगा, आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दिया है, अब जब ये ऑडिट फाइल को असेंबल कर रहे हो ना, ये कोई नया ऑडिट प्रोसीजर नहीं है, आपको नया प्रोसीजर लगा के नया एविडेंस वगैरह ऑब्टेन नहीं कर रहे हो, वो तो आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले ही कर लिया होगा। ये असेंबली ना एक तरीके से सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का काम है। किस नेचर का काम है? एडमिनिस्ट्रेटिव। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने ऑब्टेन किए होंगे, पेपर में ढंग से फाइलिंग नहीं किया होगा, आपने प्रोसीजर लगा दिया, एविडेंस ऑब्टेन किया, लिखना पेंडिंग रह गया होगा, अब आप बस डॉक्यूमेंट कर रहे हो। मतलब कोई नया प्रोसीजर नहीं लगाया जा रहा है, जो प्रोसीजर ऑलरेडी लगाया जा चुका है उससे बस आप क्या कर रहे हैं? फाइनलाइज करके स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। तो हो सकता है क्रॉस रेफरेंसिंग करना है, पुराने डॉक्यूमेंट्स को हटाना है, डिस्कार्ड करना है, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग रहेगा, बट ऑलरेडी प्रोसीजर लगा लिया होगा, एविडेंस ऑब्टेन कर लिया होगा। यह सब हो सकता है ड्यूरिंग द असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। इज दिस क्लियर टू यू? आइए 2-3 सेंटेंसेस पढ़िए मेरे साथ में। और ये रिक्वायरमेंट कहां से आता है याद रखिएगा, दिस रिक्वायरमेंट इज कमिंग फ्रॉम मार्क द वर्ड SQC1। जब मैंने आपको SQC1 पढ़ाया था, सेम ही चीज का डिस्कशन किया था और बोला था ये 230 के अंदर आने वाला है। पढ़िए मेरे साथ में, देखो SQC1 बोलता है फर्म ने ऐसे पॉलिसीज प्रोसीजर्स लगाने चाहिए कि वो अपने फाइनल ऑडिट फाइल का असेंबली क्या कर पाए? टाइम पे कंप्लीट कर पाए। इसके लिए टाइम लिमिट क्या है? एन अप्रोप्रिएट टाइम लिमिट विद इन विच यू शुड कंप्लीट द असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल इज नॉट मोर देन हाउ मेनी डेज? 60 डेज। बट 60 डेज कहां से बच्चों? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑब्वियसली ऑडिट रिपोर्ट से 60 डेज के अंदर अंदर, बिकॉज ऑडिट रिपोर्ट डेट का मतलब होता है ऑडिट खत्म हो चुका है और आपने रिपोर्ट को साइन कर दिया है, वहां से 60 डेज के अंदर अंदर आपने ये काम करना चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? नीचे आइए। द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस, मार्क द वर्ड, इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। मतलब कोई नया, इट डज नॉट इन्वॉल्व परफॉर्मेंस ऑफ अ न्यू ऑडिट प्रोसीजर। कोई नया प्रोसीजर नहीं आएगा, कोई नया कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करोगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का प्रोसेस होगा। ये कीवर्ड्स है, नॉट मोर देन 60 डेज पता होना चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, ये पता होना चाहिए, बिकॉज वो MCQ करेक्ट इनकरेक्ट में सिचुएशन देगा जहां ये वर्ड्स अगर आपको पता रहेंगे तो आपका आंसर आसान हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? मतलब सर इस असेंबली में होने वाला क्या है, क्या क्या चीज आएगी? पॉइंट नंबर 5 में बताएगा, पॉइंट नंबर 6 में बताएगा दैट दिस असेंबली विल इंक्लूड कुछ सुपरसीडेड, मतलब कुछ नए डॉक्यूमेंटेशन कर लिया होगा, पुराना डॉक्यूमेंटेशन काम का नहीं रहेगा, उसे आप डिलीट कर सकते हो, डिस्कार्ड कर सकते हो, थोड़ा बहुत पेपर्स में क्रॉस रेफरेंसिंग कर सकते हो, इंफॉर्मेशन का सॉर्टिंग कर सकते हो, कुछ आपने चेकलिस्ट वगैरह भर ली होगी, इन्वेंटरी चेकलिस्ट आपने भर लिया होगा, बट आपने क्या नहीं किया होगा? साइन ऑफ नहीं किया होगा, वो आप साइन ऑफ करेंगे। फिर पूरा कंप्लीशन होना चाहिए, इसके लिए भी एक चेकलिस्ट होती है। क्या होती है? एक चेकलिस्ट। बेसिकली क्या होगा ना, लोग भूल जाएंगे कि अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, तो हर फर्म क्या करता है ना, एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाता है। सो इट्स कॉल्ड एज असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल का चेकलिस्ट। वो चेकलिस्ट में ना ऐसे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं एक एक करके। फॉर एग्जांपल, एंगेजमेंट लेटर साइंड होना चाहिए, स्कैन्ड होना चाहिए, अपलोडेड होना चाहिए। तुम चेक करोगे है, तुम चेकलिस्ट में बोलोगे ओके। वो चेकलिस्ट भी आपको पूरा भरना पड़ेगा। ये चेकलिस्ट नया ऑडिट प्रोसीजर नहीं है, ये इंटरनल है कि हमने सारा काम कर लिया है, उसका हम बस क्या कर रहे हैं? रिव्यू कर रहे हैं कि ये सब कुछ रेडी है ना, क्योंकि कल को कोई इंस्पेक्शन के लिए आया तो एंटायर फाइल शुड बी रेडी कि आप डायरेक्टली रिव्यू शुरू कर सकते हो, तब मुझे ये कंपाइलेशन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आप क्या करोगे? एक और चेकलिस्ट, देखिए साइनिंग ऑफ कंप्लीशन चेकलिस्ट, कि हमने फाइनल असेंबली प्रोसेस को क्या कर दिया है? कंप्लीट कर दिया है। वो चेकलिस्ट को साइन करके क्या लगा देंगे? चिपका देंगे। दिस विल बी द लास्ट पार्ट। रिमेंबर, आप डॉक्यूमेंटेशन भी करोगे, बट यहां पर कोई भी नया प्रोसीजर लगाने वाले नहीं हो। देखिए, डॉक्यूमेंट कीजिएगा वो ऑडिट एविडेंसेस जो ऑलरेडी ऑब्टेन किए जा चुके हैं, डिस्कस हो चुके हैं, अग्री हो चुके हैं विद द रेलेवेंट टीम मेंबर बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मतलब पूरा एविडेंस कब ऑब्टेन कर लिया था? ऑडिट रिपोर्ट के पहले ही। अब आप बस क्या कर रहे हो? डॉक्यूमेंट कर रहे हो। मतलब ध्यान रखिएगा, इस असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल के दौरान कोई भी नया प्रोसीजर नहीं लगा रहे हो, कोई भी नया एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर रहे हो। दिस वाज ऑल डन बिफोर ऑडिट रिपोर्ट डेट। दिस इज नाउ जस्ट अ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर ऑफ वर्क। इसीलिए पूरे टीम मेंबर्स को रखते ही नहीं हो। ऑडिट रिपोर्ट साइन हुआ ना, आपका टीम मेंबर खत्म, जो टीम है वो खत्म हो जाता है। सिर्फ आपका एंगेजमेंट पार्टनर 1 या 2% रहेगा जो ये कंपाइलेशन वाला काम खत्म करेगा, ताकि एक बार रिव्यू के लिए हमारे फाइल्स क्या हो जाए? रेडी हो जाए। इज असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल क्लियर टू यू?
इस असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल क्लियर टू यू? यहां पर तीन चीज पता होनी चाहिए. नंबर वन, नॉट मोर देन 60 डेज. दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर. तीसरा, इसमें आता क्या क्या है? पॉइंट नंबर 6, एग्जांपल्स. So you should know point number 6, you should know administrative process and you should know the time requirement is not more than 60 days. तीन चीज आता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा. Is this clear to you? अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, सर ये ऑडिट वर्किंग पेपर्स या डॉक्यूमेंटेशन कितने साल तक रिटेन करना होता है? कितने साल तक रिटेन करना होता है? यहां पे देखिए पॉइंट नंबर 8 में आपको मिलेगा, एसक्यूसी रिक्वायर्स that the retention period for audit documentation is not shorter than, mark the word, 7 years from the date of audit report. अच्छा, इसमें एक चीज सुन लीजिएगा, क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, एक सीएफएस का ऑडिट था तो एसएफएस पे ऑडिट रिपोर्ट साइन किया 18 जुलाई को. कब साइन किया? 18 जुलाई. पर सीएफएस का रिपोर्ट साइन किया 25 जुलाई, मतलब 5-7 दिन बाद साइन किया. एज्यूम सिचुएशन, तो ये जो 7 इयर्स है 18 जुलाई से काउंट करोगे या 25 जुलाई से? जो बाद वाला डेट होता है ना, वहां से काउंट होता है, बिकॉज कंप्लीट ऑडिट कब हुआ होगा? जब सीएफएस का रिपोर्ट साइन हो गया होगा. तो जो आपका बाद का रिपोर्ट रहेगा वहां से कहां तक काउंट करना है? 7 इयर्स तक बेयर मिनिमम रिटेन करना पड़ेगा. 7 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और इफ लेटर द डेट ऑफ ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट. ग्रुप ऑडिटर मतलब सीएफएस रिपोर्ट समझ लो. ग्रुप ऑडिटर मतलब कौन सा रिपोर्ट समझ लो? सीएफएस रिपोर्ट समझ लो. तो जो भी बाद वाला डेट रहेगा, ऑब्वियसली सीएफएस का डेट ही बाद में होना चाहिए, बिकॉज सीएफएस इज ऑन एंटायर कंपनी. एसएफएस पहले साइन होगा, बाद में सीएफएस साइन होगा. समझा क्या? वहां से कितने साल तक मेंटेन करना है? बेयर मिनिमम 7 इयर्स. इज दिस क्लियर टू यू? 2 मिनट दे रहा हूं, जो जो पॉइंट मार्क करा है एक बार रीड कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे. डन. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए आगे एक सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है, ओनरशिप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पे आई है 1A.31. एसक्यूसी 1 ही एक चीज और बोलता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन या वर्किंग पेपर्स ऑडिटर का ही ओनरशिप है, ऑडिटर का ही प्रॉपर्टी है. मतलब सर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर. प्योरली ओनरशिप का राइट डिसीजन किसके पास में है? ऑडिटर के पास में है. अपने वर्किंग पेपर में से कुछ एक्सट्रैक्ट्स निकाल करके, कुछ पोर्शन निकाल करके क्या आप क्लाइंट को दे सकते हैं, क्या आप थर्ड पार्टी को दे सकते हैं? पहली बात तो ये डिपेंड करेगा ऑडिटर के डिसीजन पे. किस पे डिपेंड करेगा? ऑडिटर के डिसीजन पे. क्लाइंट को जरूर हम लोग एक हमारे वर्किंग पेपर का एक्सट्रैक्ट या पोर्शन निकाल करके दे सकते हैं, या पूरा वर्किंग पेपर भी क्लाइंट को दे सकते हैं. रिमेंबर, नॉर्मली थर्ड पार्टीज को नहीं देना चाहिए. इट में रिजल्ट इनटू ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. इट में रिजल्ट इनटू ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. तो नॉर्मली मैनेजमेंट को हम एक्सेस दे सकते हैं, थर्ड पार्टी को एक्सेस तभी देंगे ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ. only when it is required by law और permitted by client himself. उस केस में जरूर अलाउ किया जाएगा. अदरवाइज नॉर्मली हमने सिर्फ क्लाइंट को अपने वर्किंग पेपर्स का एक्सेस देना है कि नहीं देना है, ये डिसीजन तो हमारे पास ही रहेगा, पर देना है या नहीं देना है ये सोचा जा सकता है बाय द ऑडिटर. आइए एसक्यूसी 1 क्या बोलता है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड लॉ एंड रेगुलेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी होती है? ऑडिटर की ही प्रॉपर्टी होती है. ही मे एट हिज डिस्क्रिशन, ये अपने डिसीजन पे पोर्शंस
या डॉक्यूमेंटेशन में से कुछ एक्सट्रैक्ट्स निकाल करके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसको दे सकते हैं, क्लाइंट को दे सकते हैं। बट रिमेंबर, ऐसे किसी भी डिस्क्लोजर की वजह से हमारे काम का वैलिडिटी खराब नहीं होना चाहिए, हमारा अश्योरेंस एंगेजमेंट खराब नहीं होना चाहिए, हमारा इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मतलब डू नॉट गिव एक्सेस टू सच थर्ड पार्टीज जिनको आपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शायद देना ही नहीं चाहिए था। अगर उनको दे दिया, इट विल रिजल्ट इन टू ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। सिंपल। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। इट इज एट हिज डिस्क्रिशन कि वो पोर्शंस या एक्सट्रैक्ट्स या पूरा वर्किंग पेपर का एक्सेस किसी को दे सकता है। कैन इट बी गिवन टू द मैनेजमेंट? यस, इट कैन बी गिवन टू द कंपनी, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बट बाकी लोगों को एक्सेस देने से पहले सोचना, इट शुड नॉट compromise the auditor's independence and the quality of work that he has done। तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए लोग उसके काम के ही वैलिडिटी पे क्वेश्चन करना शुरू कर दे, उसके इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन करना शुरू कर दे कि उसने इतना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैसे थर्ड पार्टी को शेयर कर दिया। डू यू अंडरस्टैंड द ओनरशिप? स्पेंड 1 मिनट, पढ़ लीजिए एक बार। तो देखिए अभी तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन का मीनिंग क्या है, रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग वी डू। दूसरा चीज, डॉक्यूमेंटेशन का मेजर पर्पस क्या है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट था। वो आपके बेनिफिट्स हैं। भाई हम बराबर से ऑडिट प्लान कर पाएंगे, लोगों को अकाउंटेबिलिटी दे पाएंगे, बराबर से लोगों को डायरेक्शन दे पाएंगे, काम सुपरवाइज कर पाएंगे, कोई क्वालिटी रिव्यू वगैरह करेंगे, इंस्पेक्शन वगैरह करेंगे, तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन बहुत काम में आएगा। वो लोग आसानी से चेकिंग कर सकते हैं। प्लस इट विल ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फ्यूचर ऑडिट्स फॉर अस। तो इन सब चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं डॉक्यूमेंटेशन के। कंपाइलेशन कितने दिन में होना चाहिए? नॉट मोर देन 60 डेज। रिटेंशन पीरियड क्या है? नो शॉर्टर देन 7 ईयर्स। डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है? ऑडिटर की। ये सब आपको समझ में आया। इसके अलावा क्या 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है? इस ऐसे में लिमिटेड चीजें हैं, अगली चीज को ढंग से पढ़िएगा। इट इज कॉल्ड एज फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। 1A.28 एक हेडिंग मिलेगा, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। फॉर्म मतलब फॉर्मेट, कंटेंट मतलब एक तरीके से क्या चीज आप डॉक्यूमेंटेशन में लिखेंगे, एंड कितना डॉक्यूमेंट करेंगे, दैट इज योर एक्सटेंट। व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ योर वर्किंग पेपर, व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ योर वर्किंग पेपर, एंड टिल व्हाट एक्सटेंट आप एक्चुअली डॉक्यूमेंट करेंगे। सुनिएगा मेरा बात, शांति से आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, वो एग्जांपल देखिएगा, आपका अंडरस्टैंडिंग इमीडिएटली आएगा। 1A.31 यू विल सी अ फॉर्मेट। क्लियरली देखिए, कैश एंड बैंक के अंदर हम कैश इन हैंड चेक कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वो लिखा है, हमने प्रोसीजर क्या लगाया है वो लिखा है, हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया वो लिखा है, क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया वो लिखा है, किसने काम परफॉर्म किया वो लिखा है, किसने काम रिव्यू किया वो लिखा है, कब ये काम किया गया वो लिखा है। कैन आई से ये सब चीजें आपके डॉक्यूमेंटेशन में आनी चाहिए। सर डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए? मतलब बेसिकली फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट का मतलब है डॉक्यूमेंटेशन कब बढ़िया होगा, कब अप्रोप्रिएट होगा। सुनिएगा 230 क्या बोलता है। अगर एक एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बहुत सालों से ऑडिट कर रहा है, वो आपके वर्किंग पेपर्स को देख करके फॉलोइंग चीजें समझ सकता है। मतलब सर अगर एक एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बहुत सालों से ऑडिट कर रहा है, अगर वो आपके वर्किंग पेपर्स को चेक करके फॉलोइंग चीजों को समझ सकता है, तो हम बोलेंगे आपका डॉक्यूमेंटेशन अप्रोप्रिएट है। डॉक्यूमेंटेशन क्या है? अप्रोप्रिएट। क्या क्या समझना चाहिए सर? उसको समझना चाहिए आपने ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाया है, मतलब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। उसे समझना चाहिए आपने एविडेंस क्या ऑब्टेन किया है, व्हाट काइंड ऑफ ऑडिट एविडेंसेस यू हैव एक्चुअली ऑब्टेन्ड। उसे समझना चाहिए आपने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया है, उसे समझना चाहिए किसने ये काम परफॉर्म किया है, किसने काम रिव्यू किया है, कब ये काम परफॉर्म किया गया है, क्या आपको ऑडिट के दौरान कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले हैं, आपने उनको कैसे रिजॉल्व किया था। ये सब चीजें अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में है और एक एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत इजीली ये सब कुछ समझ सकता है, तो हम बोलेंगे आपके डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेट भी बराबर है, कंटेंट भी बराबर है एंड एक्सटेंट भी बराबर है। मतलब आपका डॉक्यूमेंटेशन क्या है? अप्रोप्रिएट है। आपका डॉक्यूमेंटेशन क्या है? अप्रोप्रिएट। तो उसे क्या क्या समझना चाहिए, आइए अब आपको आंसर पढ़ाते हैं। ये फॉर्मेट दिमाग में रखिएगा, answer will be very simple for you. 1A.28
सर हमने ऐसा डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाहिए जो कि सफिशिएंट होगा टू इनेबल एन एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर, जिसका इस कंपनी से प्रीवियसली कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी वो समझ सकता है। क्या क्या समझ सकता है सर? हमने क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाया, हमने क्या एविडेंसेस ऑब्टेन किया, हमें ऑडिट के दौरान क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले, किसने काम परफॉर्म किया था, किसने काम रिव्यू किया था, हमें जो सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले थे हमने कब कब किस किस से डिस्कस किया, याद है क्या? सब इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस होने चाहिए विद टीसीडब्ल्यू चेन मैनेजमेंट, ये पॉइंट नंबर 3 है। और हमने कैसे कंक्लूजन ड्रॉ किया, ये सब कुछ अगर आपके वर्किंग पेपर में लिखा है तो हम बोलेंगे आपके वर्किंग पेपर्स क्या है? अप्रोप्रिएट है, जैसे होने चाहिए थे एज पर एसए 230। इज दैट क्लियर टू यू? एक बार पॉइंट 1 2 3 को गो थ्रू कीजिए। फोर्थ वाला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। 1 2 3 पढ़िए, फोर्थ आई विल एक्सप्लेन यू। हेलो, समझा आपको? ये लास्ट वाला पॉइंट देखो क्या बोलता है। आपने मान लो कंफर्मेशन लेटर भेजा होगा थर्ड पार्टी को, आपके बुक्स में कंफर्मेशन लेटर जब भेजा था आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 4 करोड़, थर्ड पार्टी ने रिप्लाई किया आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज ओनली 1 करोड़। इज देयर अ डिफरेंस? क्या आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा? हाँ। कोई भी इनकंसिस्टेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसे प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट कीजिए। मैनेजमेंट से इंक्वायरी क्या करोगे, कैसे इसको सॉल्व करोगे, रिजॉल्व करोगे, और सब कुछ क्या होना चाहिए? प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। कोई भी इनकंसिस्टेंसी मिलती है एंड उसको आपने कैसे रिजॉल्व किया है, एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड। दिस इज योर पॉइंट नंबर 4। समझा क्या? ये सब हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होना चाहिए। तब हम बोलेंगे हमारा डॉक्यूमेंटेशन कैसा है, जैसा होना चाहिए एज पर एसए 230। तो एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। डॉक्यूमेंटेशन कब अप्रोप्रिएट होता है वो लिख के बताओ, या सर आपने डॉक्यूमेंटेशन किया है, कोई आपका काम रिव्यू करने के लिए आया, वो क्या क्या चीजें कंसीडर करना चाहेगा टू कंक्लूड इज योर डॉक्यूमेंटेशन अप्रोप्रिएट और नॉट। मतलब ये सब चीजें अगर मेरे वर्किंग पेपर में है एंड एक एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो बहुत सालों से ऑडिट कर रहा है उसे अपने आप ही समझ सकता है, तो हम बोलेंगे हमारे वर्किंग पेपर्स क्या है? प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है। इज दिस क्लियर टू यू? फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो पहले बहुत बार आता था, अब ओल्ड में बाद में उन्होंने लास्ट 2-3 अटेम्प्ट में पूछना बंद कर दिया था, रिवाइज में वापस शुरुआत हो सकता है। इज दैट क्लियर टू यू? एक नीचे हेडिंग और मिलेगा, ये घटिया क्वेश्चन है। फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट ही है बट इस बार वर्ड देखो क्या आएगा, इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर्स। फैक्टर्स में ना कुछ दिमाग लगाने का स्कोप होता नहीं है, जनरल फैक्टर्स होते हैं वो एज इट इज लिखने होते हैं। इधर फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट क्या है वो एक्सप्लेन नहीं करना है। कितना डॉक्यूमेंट करना चाहिए ये किस पे डिपेंड करेगा, कैसे डॉक्यूमेंट करूं वो किस पे डिपेंड करेगा, अरे वो ऑडिट पे डिपेंड करेगा ना यार। अब ऑडिट किस पे डिपेंड करेगा? सर ओवरऑल बिजनेस का साइज क्या है, जनरल फैक्टर्स है, कैसे प्रोसीजर लगा रहे हो, ओवरऑल रॉम कितना है, कैसा आपने एविडेंस ऑब्टेन किया है, ऑडिट में सैंपलिंग क्या लगाया, मेथोडोलॉजी क्या लगाया है। दीज आर वेरी जनरल फैक्टर्स, कुछ दिमाग मत लगाना। फैक्टर वाले क्वेश्चंस की एक लिस्ट आपको दे दूंगा लास्ट डे, वो लिस्ट लिखिएगा, आपको फॉर्मेट भी दे दूंगा पीडीएफ के अंदर कि भाई ये कॉमन क्वेश्चंस है, 230 में ये फैक्टर आता है, 505 में ये फैक्टर आता है, 500 में ये फैक्टर आता है, वो लास्ट डे रीड करके चले जाइएगा। एक क्वेश्चन आउट ऑफ ऑल आ सकता है, अदर देन दैट आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। इसके बजाय कॉन्सेप्ट ये अच्छा है, दिस इज व्हाट योर फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट मींस। इज दिस क्लियर टू यू? पक्का? आगे बढ़े, चलिए। अब दो चीजें और हैं, देखो टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एमसीक्यू के लिए अच्छा है। ये क्या बोलता है, अगर आप चाहते हो आपका ऑडिट का काम का क्वालिटी मेंटेन रहे, आपके ऑडिट के क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना आए, तो आपने डॉक्यूमेंटेशन ना टाइमली बेसिस पे मेंटेन करना चाहिए। मतलब जैसे आपका काम खत्म हुआ आपने इमीडिएटली डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन बढ़िया मेंटेन नहीं होगा तो लोग जब रिव्यू करने के लिए आएंगे उन्हें डाउट आएगा तुमने काम बराबर किया है कि नहीं किया है। तो अच्छे क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन समय पे ही मेंटेन करना चाहिए। मतलब अलॉन्ग विद द ऑडिट यू शुड डॉक्यूमेंट, ऐसा नहीं पूरा ऑडिट खत्म कर दिया फिर 1 महीने बैठ के डॉक्यूमेंट कर लेंगे, इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना, देखिए प्रिपेयरिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट
डॉक्यूमेंटेशन ऑन अ टाइमली बेसिस विल हेल्प यू टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंड लोग आपके काम को रिव्यू भी आसानी से कर पाएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट के साथ साथ ही कीजिएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट करेंगे आफ्टर द ऑडिट वर्क हैज बीन डन तो शायद आपका काम उतना एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। तो अगर आप क्वालिटी बेहतरीन मेंटेन करना चाहते हैं, रिव्यू बराबर से करवाना चाहते हैं, तो टाइमली बेसिस पे डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते जाइएगा। टाइम पास है, एमसीक्यू में भली आ सकता है। अभी गुड एग्जांपल्स, ऑडिट प्रोग्राम बनाओ, कोई तरीके का एनालिसिस करो, इश्यूज मेमोरेंडम मतलब प्रॉब्लम्स जो मिले हैं वो लिख करके मैनेजमेंट को भेजो, कंफर्मेशन लेटर ऑब्टेन करो, रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लो। ये सब एग्जांपल्स किसके हैं? हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स पता होने चाहिए, मे बी फॉर एमसीक्यू पर्पस। आइए नेक्स्ट 1A.30। अब दो चीजें मिलेगी 30 एंड 31 पे। 30 क्या बोलता है? ऑडिट के दौरान जो भी आपको सिग्निफिकेंट मैटर्स मिलते हैं, क्या हमने उन्हें डॉक्यूमेंट करने चाहिए? ऑब्वियसली ऑडिट के दौरान वॉट एवर सिग्निफिकेंट वी कम अक्रॉस वी शुड डॉक्यूमेंट। तो सर सिग्निफिकेंट कब कब मिलता है ऑडिट में? जिधर आपको लगता है रॉम ज्यादा है, मतलब सिग्निफिकेंट रिस्क ज्यादा है, कहना से वो मैटर मेरे लिए सिग्निफिकेंट हो जाएगा, वो मेरे को लिखना पड़ेगा। जिस एरिया में जजमेंट इन्वॉल्व होता है वो एरिया में रिस्क ज्यादा हो जाती है, वो एरिया में हमको चीजों को डॉक्यूमेंट बराबर से करना चाहिए। कहीं आपको गलतियां मिलती है, यू कम अक्रॉस अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जिसकी वजह से आप क्या देने वाले हो? मॉडिफिकेशन देने वाले हो। इस चीज को डॉक्यूमेंट करोगे कि नहीं करोगे? डॉक्यूमेंट करोगे। कोई मैटर को आप की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में लिखने वाले हो, ईओ में लिखने वाले हो, आपको लगता है इंपॉर्टेंट मैटर है, क्या ये सब चीज डॉक्यूमेंट होनी चाहिए? हाँ। तो सर आप एक मैटर को सिग्निफिकेंट है कि नहीं है किस बेसिस पे चेक करोगे? तो ये एग्जांपल लिख के दे रहा है, दिस एग्जांपल्स का लिस्ट इज इंपॉर्टेंट। कैसे डिसाइड करेंगे ये मैटर मेरे लिए सिग्निफिकेंट है क्या, क्या मैंने इसे डॉक्यूमेंट करना चाहिए? नंबर 1, जब हमने ऑडिट प्रोसीजर लगाया, हमें लगता है वहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, शुड वी डॉक्यूमेंट दैट? यस। सर यहां पर हमको लगता है कि भाई हमें हमारा जो ऑडिटर का रॉम का असेसमेंट है उसे रिवाइज करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल हमने सोचा एक एरिया में कंट्रोल बढ़िया है, जब हम चेकिंग करने के लिए गए तो पता चला कंट्रोल्स आर वीक, कहना इसे हमारा ऑडिट का जो रॉम का असेसमेंट था वो रिवाइज हो जाएगा। हमने पहले सोचा कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्ग, मतलब रॉम इज अंडर कंट्रोल, जब पता चला कंट्रोल्स आर वीक, कहना इसे रॉम इज हाई, कहना इसे हमारा रॉम रिवाइज हो गया, तो हमारा बचा हुआ प्रोसीजर भी क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएगा। उस चीज को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। या सर कोई भी ऐसी फाइंडिंग जिसकी वजह से मेरी रिपोर्ट में क्या आएगा? मॉडिफिकेशन आएगा, या जिसकी वजह से एक मैटर कहां इंक्लूड करेंगे? ईओएम में इंक्लूड करेंगे, कैम में इंक्लूड करेंगे, वो सब मैटर्स मेरे लिए क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट मैटर्स कहलाएंगे। क्या मैंने उनको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना चाहिए? Absolutely, all these matters should be properly documented. These are the examples. नीचे एक पॉइंट और देखिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि कहां कहां कितना प्रोफेशनल जजमेंट यूज, जहां जजमेंट ज्यादा आता है उन मैटर्स को हमने बढ़िया से डॉक्यूमेंट करना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 31 मार्च को फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया, कोई ऑल्टरनेट डेट को किया, तो ऑल्टरनेट डेट को हम अटेंड करने के लिए जाएंगे, बट 31 मार्च से 4 अप्रैल जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, बीच के 3-4 दिन में क्या परचेजेस हुए हैं, क्या सेल्स हुए हैं, उनको हमने रिकंसाइल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चेकिंग भी करना चाहिए और डॉक्यूमेंट भी करना चाहिए। ये सब किस पे डिपेंडेंट है? ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंडेंट है। समझा क्या? इज दिस क्लियर टू यू? These are the examples. What are the significant matters that needs to be documented? MCQ में ये एक आ सकता है, कंप्लीशन मेमोरेंडम, मतलब जब ऑडिट खत्म हो जाए ना उसका एक समरी बना लो। ऑब्वियसली जब ऑडिट कंप्लीट हो गया समरी क्या बनाओगे? पूरे ऑडिट में क्या क्या सिग्निफिकेंट मिला, हमने क्या प्रोसीजर लगाए, क्या कंक्लूजन आया, क्या ना इसे समरी से पता चल जाएगा हम क्लीन ओपिनियन दे रहे हैं कि मॉडिफाइड दे रहे हैं। उधर समरी में लिखेंगे ना दीज आर द 10 इश्यूज, उसमें से 8 रिजॉल्व हो गए, 2 पेंडिंग रह गए, जिसकी वजह से हमने 2 की वजह से क्या दे दिया? क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया। तो सर ऑडिटर में कंसिडर कि वो क्या करेगा? एक डॉक्यूमेंटेशन करेगा, समरी बनाएगा, क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले, कैसे उनको एड्रेस किया। पॉइंट नंबर 2 को मार्क कीजिएगा। इसका फायदा क्या होगा? सर द समरी विल हेल्प फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन। जो आप बोल रहे थे ना आपके काम का रिव्यू कर पाएंगे, वही समरी की वजह से बहुत इजीली रिव्यू कर पाएंगे। एक समरी मेंटेन करना पूरे ऑडिट का क्रक्स, मतलब इट्स लाइक अ समरी ऑफ योर एंटायर ऑडिट। हमें इन एरिया में रिस्क ज्यादा लगी थी, इन एरिया में हमने डिटेल में प्रोसीजर लगाया था, यहां पर हमें गलतियां मिली, क्या एडजस्ट हुई, क्या एडजस्ट नहीं हुई, अभी तक मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है और हमने क्यों इसकी वजह से क्या दे दिया है? मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया है या क्लीन ओपिनियन दे दिया है। वो प्रॉपर समरी के फॉर्म में होना चाहिए। दिस विल असिस्ट फॉर अ प्रॉपर रिव्यू एंड आप एज अ ऑडिटर भी कॉन्फिडेंट फील करोगे कि मेरा ओपिनियन क्या है? बराबर है। इज दिस क्लियर टू यू? दैट्स इट। 2:30 खत्म, कुछ भी नहीं है।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहां का दिमाग लगाओगे? पर्पस को मार्क कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ 4 मार्क क्वेश्चन. फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट, 4 मार्क क्वेश्चन. उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स 1A.30. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स मतलब एग्जाम्पल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, वो जरूर 4 मार्क के लिए आ सकता है. दैट्स इट. बाकी सब एमसीक्यू, करेक्ट इनकरेक्ट, 1 मार्क 2 मार्क, दैट्स इट, नथिंग एल्स. कॉन्फिडेंस आया क्या? सी हर ऐसे को एकदम थोड़ा लॉजिकल तरीके से पढ़ोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगा. आपको थोड़ा एफर्ट ऑब्वियसली लगाना पड़ेगा. बार बार बोल रहा हूं, इन सेशंस का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपके लिए पूरा रीडिंग मैं कर सकता हूं. जो ऐसे बहुत छोटा है वो मैं चलो भले डिटेल में डिस्कस कर लूंगा. जो ऐसे बहुत बड़े रहेंगे 315, 300 वगैरह, वो तो मैं लाइन में लाइन पढ़ा भी नहीं पाऊंगा यार. दैट इज एज गुड एज टीचिंग फॉर 8-10 आवर्स एंड आई हैव टू फिनिश दैट इन 1-1.5 आवर. तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है हर लाइन को पढ़ना. बट मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूं. जब आप पढ़ो तो आप ये सोचो ही मत कि मेरे को पूरा 230 आना चाहिए. आप सोचो 230 में मेरे को पूछेगा क्या, मेरे को उतना पार्ट आना चाहिए. इतना सोचोगे, प्रिपरेशन बढ़िया होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा. और कोई सा भी क्वेश्चन देख लो, मैं सबसे बुरे से बुरे क्वेश्चन अगर आपको दिखाऊंगा ना तब भी आपको दिक्कत नहीं आएगी. चलो 1-2 क्वेश्चन दिखाता हूं 230 पे. दिस इज आवर चैप्टर नंबर 6. पहले आईसीएम मॉडल के क्वेश्चन दिखाता हूं जो अभी उन्होंने रिसेंटली इंक्लूड किए. चैप्टर नंबर 6 डॉक्यूमेंटेशन. मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे फोकस करूंगा डायरेक्टली. रीड क्वेश्चन नंबर 1. During the course of audit, an issue arose relating to the treatment of interest cost of company on its restructured loan. This important matter was discussed with the CFO of the company and was properly resolved. Is it necessary for the auditor to include in its working papers? Obviously यार, हमको लिखना चाहिए ना वर्किंग पेपर में क्या मैटर था, किससे डिस्कस किया, क्या प्रोसीजर लगाया, कैसे रिजॉल्व हुआ. अगर ये लिखूंगा तभी तो मेरा डॉक्यूमेंटेशन प्रूव कर पाएगा इन द फ्यूचर कि मैंने ऑडिट बराबर से किया था. अब आंसर पढ़ के देखो. ऐसे क्वेश्चन का कोई आंसर, ऐसे क्वेश्चंस पहली बार ही आ सकते हैं. ये नए स्टडी मटेरियल के हिसाब से डिस्कस कर रहा हूं. नॉर्मल क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको दिखाऊंगा आज तक जो पूछे हैं आईसीआई ने, दे वर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये मैं जानबूझ के डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग पे है. और ऐसा हो सकता है इस बार पहली बार स्टडी मटेरियल में दिया है, मतलब पहली बार एग्जाम में आना शुरू भी हो जाए, इसीलिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. पढ़ो जरा एक बार आंसर. Auditor shall document discussion of significant matters with management and TCWG, including the nature of significant matters discussed, when and with whom they were discussed. In the instant case, आंसर खत्म हो गया. वो कॉपी करेगा क्वेश्चन को. हमें कुछ ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट मैटर मिला, ऑल्दो ये इशू रिजॉल्व हो गया, बट ये फिर भी हमने डॉक्यूमेंट करना चाहिए. इसके लिए क्या याद करने की जरूरत है? कुछ भी नहीं. थोड़ा बस पता होना चाहिए कि इज दिस अ सिग्निफिकेंट मैटर. यस, अभी आपको एग्जांपल दिखा ना, एग्जांपल ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, उसमें से एक एग्जांपल लिख के दिया उसने. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बट ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क 3 मार्क, मतलब दे कैन नॉट बी 5 मार्क क्वेश्चंस बिकॉज 5 मार्क लिखने के लिए 4-5 पॉइंट्स ही नहीं है. सो ये वो 2-3 क्वेश्चंस जो मिक्स करके पूछेगा. सिचुएशन देगा, बोलेगा ये करना चाहिए क्या, फिर बोलेगा नॉर्मली वर्किंग पेपर्स का प्रॉपर्टी किस ओनरशिप किसके पास में होता है, रिटेंशन पीरियड क्या है, वो 2 मार्क 1 मार्क ऐसे डिवाइड करके 4-5 मार्क का क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है. इज दैट क्लियर टू यू? चलिए एक और क्वेश्चन पढ़िए. रीड दिस. C.A. Sonali has completed audit of a listed company. Okay. The audit report dated 15 July has been issued. However, audit working papers, including record of discussion with management, details of procedures, and conclusions reached, have not been properly assembled. More than 6 months have elapsed after the issue of audit. You know where they are going. 60 days way. Subsequently, she has received a letter from the regulator in connection with the audit requesting her to share a copy of audit file. The letter has woken her up from the deep. Sorry थी वो जग गई. She hurriedly, उसने फटाफट से अपना ऑडिट फाइल असेंबल किया एंड इंसर्ट कर दिए कुछ पेपर्स को जो नेसेसरी लगे. However, she put current date on these inserted papers. कौन सा बेवकूफ आदमी करेगा? ऑब्वियसली नहीं लिखेगा ना आज का डेट. आज का डेट लिखेगा तो नॉन कंप्लायंस ऑफ SQC1 मिलेगा सीधा सीधा. That should have been done within how many days? 60 days. बराबर है कि नहीं? And the copy of audit file was sent to the regulator. Discuss the issues involved in the context of documentation. पढ़ो, पहले लाइन में आंसर मिल जाएगा, बाकी तो टाइम पास है पूरा. वो बोलेगा जो उसने किया वो गलत किया.
फिर देखो, अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है टाइमली बेसिस पे, इससे हमारा ऑडिट का क्वालिटी क्या होता है, इंश्योर होता है। अभी जस्ट पढ़ा ना वो सेंटेंस, हमारा रिव्यू बढ़िया हो पाएगा, इवैल्यूएशन एविडेंस का बराबर हो पाएगा। सर डॉक्यूमेंटेशन जो हम बाद में प्रिपेयर करते हैं आफ्टर द ऑडिट वर्क, इसका मतलब दैट्स नॉट एक्यूरेट, दैट्स नॉट बेनिफिशियल, ऑडिट क्वालिटी खराब हो जाती है। इन द गिवन केस क्या उन्होंने जो किया वो गलत था? हाँ। ये टफेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन है, जिधर दिमाग लगाना पड़ेगा, सोच के लिखना पड़ेगा। यहां पे डायरेक्टली 4 पॉइंट नहीं है लिखने के लिए, यू हैव टू यूज योर ब्रेन एंड थिंक अराउंड इट। बट अगर आप सोचो तो क्वेश्चन से ये आंसर तो पिक कर सकते थे, 60 डेज वाला लाइन लिख सकते थे, तो 4 में से 2 मार्क तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। ये जो बचे हुए 2 पॉइंट थे ना, ये उनको भी नहीं पता था क्या लिखने के, तो उन्होंने सोचा उसके अराउंड 2 पॉइंट और जो लिखे थे उन्होंने ऐड कर दिए। फैक्ट बता रहा हूं, मतलब मैं डिसएग्री नहीं करता हूं, थोड़ा बहुत ऑडिट क्वालिटी से रिलेटेड था, उसने सही लिखा है, ये अप्रोप्रिएट आंसर है, बट ये सही आंसर है जरूरी नहीं है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन ही नहीं है, ये सिचुएशन है, ये क्वेश्चन आंसर होना ही नहीं चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। जाने दीजिए, डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब देखो, वो थे 2 डेंजरस, अब आगे बीकॉम लेवल क्वेश्चंस। किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, लिस्ट मिल गया पूरा का पूरा। पर्पस 2 पूछे, सारे के सारे कॉपी पेस्ट किए। ये क्वेश्चंस में क्या दिमाग लगाओगे आप, कुछ भी नहीं है, दे वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यू शुड बी हैप्पी, 230 पे गारंटीड क्वेश्चन आएगा, पर जो फोकट में 4 नंबर देके जाएगा तुमको, मैं लिख के बोल रहा हूं, इट इज लाइक गुड थिंग। तो आप इसी तरीके से जाइए, वो स्टैंडर्ड्स को पिक कीजिए जो आपको लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले उन्हें कंप्लीट कीजिए, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। कैन वी गो नेक्स्ट? चलें आगे बढ़ेगा, लेट्स गो टू SA 300। थोड़ा चैलेंजिंग है, टाइम लगेगा, विल डिवोट गुड टाइम। Online students, are you comfortable till now? 300 is an important essay and a vast one. थोड़ा दिमाग लगाना, इसमें थोड़ा मेरे को सैम्पलिंग लगाना भी पड़ेगा। I may not be able to cover every word, but I'll still try to tell you all important areas for sure. 300 talks about the word planning. सबसे पहले बीकॉम लेवल, प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या है, फायदा क्या है? द आंसर इज वेरी सिमिलर टू योर डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो, क्योंकि ऑडिट प्लानिंग इज ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड। तो मतलब बराबर से अगर प्लान करेंगे तो फायदा क्या होगा भाई, जिन एरियाज में प्रॉब्लम्स है वो जल्दी मिल जाएंगे, हम उन एरियाज पे बेहतर फोकस कर पाएंगे जहां पर हमको लगता है रिस्क ज्यादा है। अरे बराबर है कि नहीं है? कैन आई से हमारा काम बराबर से ऑर्गेनाइज हो पाएगा, डायरेक्शन बराबर से दे पाएंगे, लोगों का काम सुपरवाइज बराबर से कर पाएंगे, ये हमारे मेजर बेनिफिट्स हैं। फिर सर सही लोगों को सेलेक्ट करना, उन्हें काम अलोकेट करना, ये सब कुछ अच्छे से हो पाएगा अगर प्लानिंग बराबर से हुआ। आइए, व्हाई प्लानिंग इज नेसेसरी, सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 को मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। सर प्लानिंग का फायदा क्या है? हम उन एरियाज पे अटेंशन डिवोट कर पाएंगे जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट है, मतलब जिधर रॉन्ग ज्यादा है भाई, हम प्रॉब्लम्स को जल्दी आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व कर पाएंगे ऑन अ टाइमली बेसिस, ताकि ऑडिट बेहतर हो पाए। सर हम सही लोगों को सेलेक्ट कर पाएंगे, वी विल बी एबल टू सेलेक्ट राइट एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, हम उन लोगों को बढ़िया से डायरेक्शन दे पाएंगे, उनका काम बराबर से सुपरवाइज कर पाएंगे, उनका काम रिव्यू कर पाएंगे। सर मतलब सही लोगों को सेलेक्ट करना, उन्हें काम के लिए डायरेक्शन देना, उनका रेगुलर सुपरविजन करना, फिर उनके काम को रिव्यू करना, सब कुछ तब पॉसिबल होगा अगर सब कुछ बराबर से प्लान्ड हुआ। अच्छा एक बात सोचिए, व्हाट इफ देयर आर ब्रांच ऑडिटर्स, व्हाट इफ देयर आर जॉइंट ऑडिटर्स, तो प्लानिंग तो और एसेंशियल बन जाएगा, बिकॉज कोऑर्डिनेशन करना बहुत मुश्किल हो सकता है। सो यू कैन कोऑर्डिनेट योर ओवरऑल वर्क बेटर इफ देयर आर कंपोनेंट ऑडिटर्स इन्वॉल्व। कंपोनेंट ऑडिटर्स मतलब ऊपर लिखिए ब्रांच ऑडिटर्स। अगर ब्रांच ऑडिटर्स इन्वॉल्व है या कोई एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व है तो शायद कोऑर्डिनेशन भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मतलब एक तरीके से बेहतर प्लानिंग ऑलमोस्ट एक तरीके से आपको बेहतर ऑडिट करने में हेल्प करेगा। विदाउट प्रॉपर प्लानिंग ऑडिट क्वालिटी मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड। स्पेंड 2 minutes
प्लानिंग के एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, व्हाई प्लानिंग नेसेसरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ढंग से रीड कीजिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आप लोग एक कम और कीजिएगा. देखो अभी मैं आपको इस 1.5 आवर के सेशन में लिखवा नहीं सकता हूँ. आपने घर जाने के बाद में आज अगर 2 ऐसे रिवाइज किए हैं, वो 2 ऐसे कह रहा हूँ एक एक क्वेश्चन उठाने का और चुपचाप लिखने का. जो सबसे डिफिकल्ट लगता है ना, जिसको लिखने का मन ही नहीं है, वही लिखने का. ट्रस्ट मी, डू दिस फॉर 15 days, यू विल स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल ऑटोमेटिकली. और आपको बहुत आसान जा रहा है ना, तब भी लिख लो एक एक. इट्स ओके, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, जस्ट राइट वन क्वेश्चन. अब अगर एक दिन में एक ही ऐसे तो एक ही लिख लो, भले कोई दिक्कत नहीं है. 2 ऐसे तो दोनों से एक एक पिक करके लिख लो. ये फॉलो कर लो आप. जेन्युइनली बोल रहा हूं, स्टैंडर्ड्स में आंसर लिखने में कभी कभी तकलीफ होती है. दैट इज वाई आपको क्लास में लिखाते रहता था पूरे टाइम तक, ताकि आपका हैबिट बना रहे. पर अब मैं चाहता हूं एक बार आप खुद से भी प्रैक्टिस करें. एक दो क्वेश्चन लिखते रहें. वो जो मिसलेनियस चैप्टर्स होते हैं ना, उसमें स्ट्रेस नहीं आता, क्योंकि उसमें ना हर चीज पढ़ी ऐसी होती है कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर है. स्टैंडर्ड्स में क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली पहले स्टैंडर्ड समझना पड़ता है, फिर क्वेश्चन के बारे में सोचना पड़ता है, और थोड़े क्वेश्चंस ट्रिकी आ भी सकते हैं. इसीलिए बोल रहा हूं Q&A मॉड्यूल निकालने का, ICA का स्टडी मटेरियल निकालने का, जो भी है, क्वेश्चन पढ़ने का और आंसर पढ़ने का. नहीं समझ में आ रहा, आंसर पढ़ने का, फिर तो समझ में आएगा, फिर लिखने का. आज अपने आपको डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो टेस्ट करके कि मेरे को क्यों नहीं आता है? और नहीं आता इसलिए तो पढ़ रहे हैं ना. आता तो पढ़ाई घर थोड़ी करता था फालतू में. तो अभी पढ़ाई करना. अगर नहीं आया एक बार में, इट्स ओके, रीड दी आंसर देन राइट दी आंसर. मतलब जस्ट फॉलो दिस अप्रोच. थोड़ा प्रैक्टिस करो खुद से. वरना देखो, मेरा जॉब खत्म हो जाएगा, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं कि मेरे को 15 घंटा 20 घंटा और देने का है. Obviously, I'll divide this in 10 days, 12 days, but my job is very simple, trust me. I need to tell you the same things only. इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा है. बट ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा. इसके साथ में आप थोड़ा भी खुद का प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आप परफेक्ट फिट हो जाएंगे. फिर आप उस ऐसे रिलेटेड पूरा करेक्ट इनकरेक्ट प्रैक्टिस कर लो, MCQ प्रैक्टिस कर लो. मतलब वो अप्रोच फॉलो करो कि मेरा, अगर मैं फास्ट ट्रैक देख रहा हूं, रिवीजन देख रहा हूं, साथ साथ में करके वो चैप्टर खत्म हो जाए मेरे लिए. यू अंडरस्टैंडिंग दैट? जस्ट फॉलो दिस. ये एडिशनली आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा. ओके, चलिए. प्लानिंग क्यों नेसेसरी है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू शुड नो दिस. कैसे भी पूछेगा, डायरेक्टली पूछेगा व्हाई प्लानिंग इज नेसेसरी, या एक सिचुएशन दे देगा घुमा फिरा के, बोलेगा तुम सीनियर हो, तुमने ढंग से प्लान नहीं किया. अगर प्लान करते तो क्या फायदा होता? कुछ भी करे, घूम फिर करके पूछेगा व्हाई प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ ऑडिट. अगर ऑडिट ढंग से करने का है तो प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, ये वो आपसे पूछेगा. इज दैट क्लियर टू यू? देखो नीचे एक लाइन लिखा है, देयरफॉर प्लानिंग विल इंश्योर दैट आपका क्या रिस्क हो जाता है, ऑडिट रिस्क इज रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल. अरे ऑडिट रिस्क मतलब एक ही रिस्क है यार, जो मैंने ओपिनियन दिया वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. इसमें एक ही सिचुएशन आती है, मैंने देना चाहिए था मॉडिफाइड ओपिनियन पर मैंने दिया क्लीन ओपिनियन. मैंने देना चाहिए था मॉडिफाइड पर दिया है क्लीन. दिस इज अ रिस्क दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट रिस्क. एंड हर ऑडिटर चाहेगा ये रिस्क कम से कम रहे. जीरो तो नहीं हो सकता है, उसको क्या करना चाहेगा, रिड्यूस करना चाहेगा. इसके लिए वो चाहते हैं आप बराबर से क्या करें, प्लानिंग करें. मतलब कैन आई से, इफ यू वांट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन, कैन आई से दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट रिस्क. यू वांट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन, मतलब आप गलत ओपिनियन देना नहीं चाहते हैं. इसके लिए भी प्लानिंग कीजिएगा. इज दैट क्लियर टू यू? दूसरा चीज, पहली बार इंटरमीडिएट में, क्योंकि प्लानिंग को एज अ वास्ट चैप्टर कवर किया है, प्लानिंग प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है. इसमें जो सबसे दिमाग लगाने वाला पार्ट है वो है प्लानिंग एक्टिविटीज. दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज वेयर अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज देयर. हाँ, दोनों चीज पता होना चाहिए. एक होता है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, मतलब एंगेजमेंट शुरू करने के पहले क्या एक्टिविटी लगाना है, एंड दूसरा होता है एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया है, प्लानिंग में क्या क्या एक्टिविटी आएगा. ऐसे का मेजर फोकस प्लानिंग पे है, इसलिए प्लानिंग एक्टिविटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी क्या है, 2 मिनट बता के रिवाइज करवा देता हूं. ये मेजर डिस्कशन होगा आपके SA 220 एंड SA 210 से. कहां से होगा, SA 220 एंड 210. नीचे लिख भी लो एरो बना के, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के नीचे लिख दो 220 एंड 210.
मेजर डिस्कशन होगा 220 पे एंड 210 पे। प्लानिंग एक्टिविटीज पूरा का पूरा 300 का पार्ट है। सुनिए, व्हाट इज प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी? सुनिएगा, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो मैंने एंगेजमेंट शुरू करने से पहले लगानी चाहिए। याद कीजिएगा, आपको 220 में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हमने नया क्लाइंट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, या सर सेम क्लाइंट है तो कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। मतलब एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस एनालिसिस ये करना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? एंगेजमेंट पार्टनर का है। ये एनालिसिस के बाद ही डिसाइड करेंगे ना ऑडिट करना भी है कि नहीं करना है। तो दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड एज प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। नंबर 1, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। एक्सेप्ट करना है मतलब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, रिकरिंग ऑडिट होगा मतलब लास्ट ईयर ऑडिट किया था, इस साल कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूएंस एनालिसिस। दोनों के दोनों किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एंगेजमेंट पार्टनर की। आपको डिटेल में पढ़ाया है ऐसे 220 में, फास्ट ट्रैक में भी 220 पूरा डिटेल में पढ़ाया है मैंने आपको, ये आपको याद रहेगा। इंटीग्रिटी ऑफ ओनर चेक करना पड़ेगा, कॉम्पिटेंस ऑफ माय टीम मेंबर्स देखना पड़ेगा, याद है क्या? दे ऑल आर कंप्लाइंग विद इंडिपेंडेंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट चेक करना पड़ेगा। ये सब कुछ इसका पार्ट है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का पार्ट है। आइए, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में 3 चीजें मिलेगी, मार्क ABC इंपॉर्टेंट। नंबर 1, परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग कंटिन्यूएंस। सर एक्सेप्टेंस क्यों नहीं आया? क्योंकि एक्सेप्टेंस चले जाएगा 510 में। 510 इज कॉल्ड एज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। 510 इज कॉल्ड एज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। तब सोचते हैं नया क्लाइंट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। 300 जो है ना, ये रेकरिंग ऑडिट के लिए। कौन से ऑडिट के लिए है? रेकरिंग ऑडिट के लिए। इसलिए वर्ड क्या आ रहा है? कंटिन्यूएंस। इसलिए वर्ड क्या आ रहा है? मतलब ये एक्चुअली में दोनों साथ साथ में आता है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, बट एक्सेप्टेंस इज फॉर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट एंड कंटिन्यूएंस इज फॉर रेकरिंग ऑडिट। कहां डिस्कस किया है? SA 220 में। उसी के ही अंदर पॉइंट नंबर बी भी डिस्कस किया। देखिए, इवैल्यूएट कीजिए दैट आपके टीम मेंबर्स कंप्लाई करते हैं विद ऑल व्हाट सर? एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। सेम 220 में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? रादर आपको तो डिटेल में चैप्टर 11 भी पढ़ाया, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। याद आ रहा है क्या? कोई भी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस मिलता है, पार्टनर ने आइडेंटिफाई करना चाहिए, फिर इमीडिएटली एक्शन लेने का ट्राई करना चाहिए। याद है क्या? सेफगार्ड लगाने का ट्राई करना चाहिए टू एलिमिनेट दीज थ्रेट्स। सब कुछ चैप्टर नंबर 11 में पढ़ाया है। ये वहीं से चैप्टर 11 में ही 220 है आपका, वही पिक करके यहां पर क्या है? कंट्रोल C कंट्रोल B है। A एंड B दोनों कहां से आ रहा है? SA 220 से। 220 किधर लिखा है आपके सिलेबस में? चैप्टर नंबर 11। याद रखना। इज दैट क्लियर टू यू? थर्ड वाला पॉइंट टाइम पास है। सर एक बार डिसाइड कर लिया ये क्लाइंट कंटिन्यू करना है तो एंगेजमेंट टर्म्स समझ करके अग्री कर लेना। एक बार डिसाइड कर लिया क्लाइंट एक्सेप्ट करना है तो एंगेजमेंट टर्म्स को समझ के क्या करना पड़ेगा? अग्री करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर C देखिए, स्टैब्लिशिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ब्रैकेट्स में लिखिए SA 210, ब्रैकेट्स में लिखिए SA 210, that's called as agreeing the terms of engagement. रिवाइज करवा देंगे आपको 2-3 दिन में, डोंट वरी। दैट इज कॉल्ड एज अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। मतलब सुनिए, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, ऑडिट शुरू करने के पहले कुछ एक्टिविटीज आएगी। इसमें सबसे पहले क्लाइंट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, या पुराना क्लाइंट है तो कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, फिर हमारे टर्म्स को समझ करके अग्री करना है कि नहीं करना है। इसके बाद में क्या शुरू होगा? ऑडिट शुरू होगा। कहना इसे, इस ऑडिट शुरू होने के पहले की जो एक्टिविटीज है वो क्या कहलाएगी? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। क्लियर है क्या? नीचे आइए, A एंड B दोनों के दोनों 220 से आ रहे हैं। जो पॉइंट मार्क करवाता हूं मार्क कीजिएगा, रीड कीजिएगा, इमीडिएटली याद आ जाएगा आपको। पॉइंट नंबर 3 को मार्क कीजिए। ऐसा लग रहा है क्या पढ़ा है आपने कुछ? इज कमिंग फ्रॉम 220, लिखवा के दिया आपको पूरा का पूरा। इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स, कॉम्पिटेंस ऑफ टीम। कुछ करंट ईयर ऑडिट में या प्रीवियस ऑडिट में ऐसा कोई मैटर मिला है क्या जिसकी वजह से लगेगा कंटिन्यू नहीं करना चाहिए? ये सारे के सारे मैटर्स ना आपके A एंड C एनालिसिस है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस एनालिसिस। 220 में क्वेश्चन के साथ में प्रॉपर आंसर लिखवा के दिया है, हाँ या ना? पक्का? यस और नो? पॉइंट नंबर B को मार्क कीजिएगा एज वेरी इंपॉर्टेंट, SQ। B को मार्क कीजिएगा एज वेरी इंपॉर्टेंट, SQ। सेम चैप्टर 11 से आ रहा है। इंडिपेंडेंस क्या होता है? याद कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी ऐसा मैटर अगर एंगेजमेंट पार्टनर के अटेंशन में आता है जो बोलता है हमारे टीम मेंबर्स आर नॉट कंप्लाइंग विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, तो हमने क्या लेना चाहिए? अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए। पूरा 220 में लिखवा के दिया है आपको। 220 चैप्टर 11 का कॉम्बिनेशन ही है।
सर एज ए एंगेजमेंट पार्टनर हमने इंश्योर करना है हमारे टीम मेंबर्स क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट एंड एथिकल। एनीथिंग दैट वी बिलीव दैट कैन बी ए थ्रेट टू देयर इंडिपेंडेंस, क्या हमने उसको आइडेंटिफाई करके एक्शन लेने का है? हाँ सर। इसमें एक्शन क्या लोगे? या तो उन टीम मेंबर को टीम से बाहर निकाल दोगे, और याद है कि अगर आप खुद उसमें इन्वॉल्व रहेंगे तो आपको विड्रॉ भी करना पड़ सकता है एक्सट्रीम केस में। तो सर आइडेंटिफाई द थ्रेट्स, अप्लाई सेफगार्ड्स। सेफगार्ड के बावजूद भी अगर रिस्क या थ्रेट को एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, रिड्यूस नहीं कर पाते, तो आप क्या करेंगे? विड्रॉ कर देंगे। सब कुछ पूरा का पूरा आपको 220 एंड चैप्टर 11 में कंबाइन करके पढ़ाया है डिटेल के अंदर। वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सारे इंफॉर्मेशन निकालो। कैन देयर बी एनी सर्कमस्टेंसेस दैट कैन क्रिएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस? फिर सर एक अप्रोप्रिएट एक्शन लो टू एलिमिनेट सच थ्रेट्स, या उसके रिस्क को रिड्यूस करने का ट्राई करो, और रिड्यूस ना कर पाओ तो लास्ट में क्या करोगे? विड्रॉल कर दोगे। एंड हर एक चीज के बारे में विल यू प्रॉम्प्टली रिपोर्ट टू होम? सर याद है क्या? TCWG एंड मैनेजमेंट। तो आपके टीम मेंबर ने फर्म को बताना चाहिए, एंड फर्म ने किसको बताना चाहिए? TCWG एंड मैनेजमेंट को बताना चाहिए, हर एक इंडिपेंडेंस रिलेटेड मैटर के बारे में। पूरा का पूरा आपका डिस्कशन 220 एंड चैप्टर 11 में हुआ है। पर मुझे लगता है ये पॉइंट नंबर बी एक सेपरेट क्वेश्चन बन के आ सकता है। 1B.3 मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट। बाजू में लिखिएगा, दिस कंटेंट इज फ्लोइंग फ्रॉम SA 220 एंड चैप्टर 11। उसके साथ में रिवाइज करेंगे तो दिमाग चलेगा। ये पूरा का पूरा वहां एकदम डिटेल में लिखा, उसका समरी यहां लिखी है, और ये आपके पास नोटबुक के अंदर भी है। किधर मिलेगा? चैप्टर 11 में मिलेगा। जब आपने 220 रिवाइज किया होगा तो समझेगा। पढ़ोगे क्या एक बार घर जाके आज? यस और नो? दिस इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दैट। क्या आपको प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी समझा? इसमें A एंड B डिटेल में बताया। थर्ड वाला पॉइंट टाइम पास है, एंगेजमेंट टर्म्स को समझना और क्या कर लेना? अग्री कर लेना। उसमें कुछ भी ग्रेट नहीं है, नहीं आता कुछ भी टेंशन मत लो, है ही नहीं कुछ। एंगेजमेंट टर्म्स बराबर से समझने चाहिए, उसके बाद ही अग्री करने चाहिए। इस प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्लियर टू यू? मतलब इसीलिए इधर क्या दिमाग लगाने का है? 220 एंड 210। उसमें मेजर फोकस किसके ऊपर? 220 के ऊपर। तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा। कैन आई गो टू प्लानिंग एक्टिविटीज ना? पक्का? चलिए आइए प्लानिंग एक्टिविटीज में। यहां पर ना भी 3 चीजें आएगी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, प्लानिंग एक्टिविटीज में 3 चीजें आएगी। एक आएगा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, एक आएगा ऑडिट प्लान, एंड तीसरा आएगा ऑडिट प्रोग्राम। तीनों के बारे में ओवरव्यू देता हूं। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट स्पेसिफिक क्वेश्चंस दे कैन आस्क यू, डोंट वरी, हियर मी आउट। One is called as overall audit strategy, second is called as audit plan, and third is called as program. सुनिए, जब हम एक प्लान बनाते हैं फॉर वन स्पेसिफिक एरिया, जब हम प्लान बनाते हैं फॉर अ स्पेसिफिक एरिया, कैश एंड बैंक में क्या चेक करूंगा, रिसीवेबल्स में क्या चेक करूंगा, पेएबल में क्या चेक करूंगा, इन्वेंट्री में क्या चेक करूंगा, व्हेन यू मेक अ प्लान फॉर अ एरिया इट्स कॉल्ड एज ऑडिट प्रोग्राम। इट्स कॉल्ड एज ऑडिट प्रोग्राम। मतलब ऑडिट प्रोग्राम सबसे लोएस्ट लेवल हो गया जहां पर हम डिटेल में प्लान करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक एरिया, दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट प्रोग्राम। तीनों का डेफिनेशन बताऊंगा, डोंट वरी, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, आई विल हेल्प यू आउट एवरीथिंग। सुन लीजिए, व्हेन यू मेक अ प्लान फॉर अ स्पेसिफिक एरिया इट्स कॉल्ड एज ऑडिट प्रोग्राम। जब आप पूरे ऑडिट के लिए ओवरऑल प्लान बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट प्लान। इट इज कॉल्ड एज ऑडिट प्लान। ऑनेस्टली ऑडिट प्लान एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, डिटेल में प्लान समझने के लिए ऑडिट प्रोग्राम ही समझना पड़ता है। बिकॉज जब आपको बोला ना प्लान बनाओ तो हर एरिया के लिए प्लान बनाना पड़ेगा आपको, तब जाकर के सारे एरियाज कवर होकर आप क्या बनेगा, आपका ओवरऑल प्लान बनेगा। तो ओवरऑल प्लान इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, द मोर रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज ऑडिट प्रोग्राम, दैट्स अ प्लान फॉर स्पेसिफिक एरिया। मतलब समझ लीजिए अलग अलग एरिया के लिए ऑडिट प्रोग्राम बनाया तो ओवरऑल ऑडिट प्लान बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ओवरऑल ऑडिट प्लान। ये सब लिखना नहीं है, समझना है। लिखना क्या है बताऊंगा। तीसरा चीज, ये प्लानिंग से भी पहले, मतलब प्लान बनाने से भी पहले होता है स्ट्रैटेजाइजिंग। क्या होता है? स्ट्रैटेजाइजिंग। मतलब एंगेजमेंट पार्टनर एंगेजमेंट शुरू करने से पहले सोचता है भाई इस क्लाइंट का टाइमलाइन क्या है, स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है। सर इस क्लाइंट में कुछ कुछ ब्रांचेस के लिए कोई ब्रांच ऑडिटर आएगा क्या, कोई एक्सपर्ट को यूज करना होगा क्या, ये चीज मतलब ओवरऑल हमारा स्कोप क्या होगा।
ओवरऑल हमारा ऑडिट का टाइमिंग क्या होगा, ये डिटरमाइन करने के लिए क्या बनाया जाता है, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजाइजिंग जनरल होती है। स्ट्रेटेजाइजिंग क्या होती है, जनरल, कि हम एंगेजमेंट शुरू करेंगे रफली 15 अप्रैल के आसपास, 2 महीने में ऑडिट खत्म कर देंगे। पहले 1 महीने के अंदर ये कोर चीजों पे फोकस किया जाएगा, लास्ट 15 दिन में इधर दिमाग लगाया जाएगा। मतलब इट्स अ जनरल स्ट्रेटेजाइजिंग दैट इज कॉल्ड एज ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। बट रिमेंबर, स्ट्रेटेजाइजिंग के बिना प्लानिंग नहीं हो सकता है। तो कहना इसे स्ट्रेटेजाइजिंग सबसे पहले होता है, फिर आपका प्लान बनता है। स्ट्रेटेजाइजिंग जनरल होता है, प्लान डिटेल में होता है। बट क्या स्ट्रेटेजी के ऊपर ही प्लान डिपेंडेंट है? दोनों के दोनों के एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इज दिस क्लियर टू यू? अब आपको सबसे पहले ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या है वो आना चाहिए। दैट इज द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम प्लानिंग एक्टिविटीज। प्लानिंग एक्टिविटी में 3 चीजें हैं, स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान, एंड ऑडिट प्लान इंक्लूड्स योर ऑडिट प्रोग्राम। तो देयर आर 3 थिंग्स, स्ट्रेटेजी, प्लान, एंड प्लान में ही तीसरा चीज क्या आता है, ऑडिट प्रोग्राम। ये तीनों चीज मिलकर क्या बनती है, प्लान बनती है। पहला आइए, व्हाट इज ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी? इस लाइन को मार्क कर लीजिएगा, ये डेफिनेशन है, ये आपने घोट के पी लेने का है। स्ट्रेटेजी पे कुछ भी आए आपको पहला लाइन लिखना पड़ता, बहुत आसान है, 3 ही वर्ड है। स्ट्रेटेजी मतलब एनीथिंग दैट सेट्स द स्कोप ऑफ ऑडिट, टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। सिंपल है, हमारा ऑडिट का ओवरऑल स्कोप क्या रहेगा, क्या क्या चेक करना है हमें, क्या क्या चेक करने के लिए कोई ब्रांच ऑडिटर रहेगा, कोई एक्सपर्ट इन्वॉल्व करना है, हमारा ऑडिट का स्कोप क्लियर हो जाएगा। हमारे ऑडिट का टाइमिंग, कब शुरू करेंगे कब खत्म करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ऑडिट का डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा, किधर ज्यादा फोकस करने का है, किधर में भी नॉर्मल प्रोसीजर लगाने का है। ये पूरा चीज कहां डिस्कस किया जाएगा, स्ट्रेटेजी में। तो मतलब स्ट्रेटेजी इज समथिंग दैट विल हेल्प यू to decide your scope of audit, your timing of audit, your direction of audit। इसके लिए क्या बनाते हैं हम, strategy बनाते हैं। Can I say strategy will also guide in development of your audit plan? क्योंकि strategy के बाद में ही क्या बनाया जाता है, प्लान। डेफिनेशन को पढ़ लीजिए 2 बार, मेरे हिसाब से बिल्कुल आसान है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रीड द डेफिनेशन अगेन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इधर डेफिनेशन था, क्वेश्चन पूछेगा क्या फैक्टर्स दिमाग में रखोगे स्ट्रैटेजी बनाते वक्त, क्या फैक्टर्स दिमाग में रखोगे स्ट्रैटेजी बनाते वक्त। 5 फैक्टर्स दिए। देखो नंबर 1 क्या बोलता है, हमारे इस एंगेजमेंट का, मार्क द वर्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कीवर्ड बोलता हूं, इस एंगेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब स्कोप क्या है, मतलब हमारा स्कोप क्या है, क्या क्या चेक करने का है, किस किस चीज के लिए ब्रांच ऑडिटर रहने वाला है। मतलब ओवरऑल हमारा एंगेजमेंट का हमको स्कोप समझ में आ जाएगा। हमें स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है, साथ साथ में टैक्स ऑडिट भी करने का है। सर स्टैट्यूटरी ऑडिट में कितने सेगमेंट में चेक करूंगा, कोई एक आध सेगमेंट कोई और चेक करने के लिए आएगा क्या। दिस इज माई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट। दूसरा, कैन यू सी वर्ड रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, दिस इज योर टाइमिंग। मतलब मुझे कब ऑडिट शुरू करना है, कब ऑडिट खत्म करना है, किसे कम्युनिकेट करना है, किसे कब कम्युनिकेट करना है, ये सब कुछ कहां पर आएगा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो पहला इज योर स्कोप, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा इज रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, दैट इज योर टाइमिंग, दैट इज योर टाइमिंग। थर्ड वन, किधर हमको एफर्ट ज्यादा लगाने का है, मतलब डायरेक्शन, हम हमारे टीम मेंबर को डायरेक्शन दे पाएंगे। ये 5 एरिया में सिग्निफिकेंट रिस्क है, इधर बहुत डिटेल में काम करना पड़ेगा, बाकी एरिया में नॉर्मल प्रोसीजर, इधर रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, तो उधर हमको ज्यादा एफर्ट क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शन। टीम्स एफर्ट मतलब वेयर वी बिलीव आवर डायरेक्शन शुड, मतलब यू नो आवर एफर्ट शुड बी मोर डायरेक्टेड, वेयर वी वांट आवर टीम मेंबर्स टू बी मोर फोकस, किधर ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए, दैट इज योर टीम्स एफर्ट्स। देखो आइडेंटिफाई कीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, जो क्या डिफाइन करता है, मार्क द वर्ड स्कोप। दूसरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, जहां पर क्या पता चलेगा, टाइमिंग ऑफ ऑडिट, क्या पता चलेगा, टाइमिंग ऑफ ऑडिट, कब कब कम्युनिकेट करना है, किसे कम्युनिकेट करना है। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन मतलब व्हेन टू कम्युनिकेट एंड टू होम टू कम्युनिकेट, किसे कम्युनिकेट करोगे, टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट को, कब करोगे, ड्यूरिंग द ऑडिट एज वेल एज आफ्टर द ऑडिट, हाँ या ना। नंबर 3, ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जिधर हमको लगता है हमें हमारी टीम में एफर्ट्स को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा, मतलब स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। समझा क्या, ऊपर जो डेफिनेशन में 3 वर्ड थे ना, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन, तीनों पे एक एक पॉइंट बना दिया। अगली बार याद रखने का, पहला पॉइंट किसके ऊपर है, स्कोप के ऊपर,
इस एंगेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। दूसरा पॉइंट किसके ऊपर है, टाइमिंग के ऊपर। तो हमारे रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है, कब बना करके देंगे रिपोर्ट, कब शुरू करेंगे ऑडिट, किसे कब कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा। तीसरा डायरेक्शन, किधर ज्यादा एफर्ट डालने का जरूरत है, दैट इज माई पॉइंट नंबर 3। इज ए बी सी क्लियर टू यू। फोर्थ पॉइंट पता है कहां से आ रहा है, जो प्लानिंग का स्टार्टिंग पॉइंट था, याद है क्या पहले बोला ना, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। पता चलेगा ये जब किया तभी समझ में आया था किधर रिस्क ज्यादा था। अरे क्योंकि यहां पर हमने ऑडिट शुरू करने से पहले एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर लिया था ना, तो इसका रिजल्ट क्या आया था, क्या हमें लगा था इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है बिजनेस में या रिस्क बहुत कम है, इसके रिजल्ट के बेसिस पे समझेगा किधर हमको ज्यादा एफर्ट डालना चाहिए। सो पॉइंट नंबर 4 इज रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। नंबर 4 इज रिजल्ट्स ऑफ, देखो मार्क द वर्ड, रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, जहां हमको लगता है ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या पहले 4 पॉइंट समझे क्या। लास्ट वाला पॉइंट अलग डायरेक्शन में, चलो भाई समझ गया पूरा ऑडिट में टाइमिंग क्या है, स्कोप क्या है। अब सोचो कितने रिसोर्सेज लगेंगे, मतलब कौन कौन लोग लगने वाले हैं ऑडिट करने के लिए, हाउ मेनी रिसोर्सेज आई नीड, what kind of resources, so both quality as well as quantity of resources। resources मतलब टीम मेंबर्स। मुझे 4 आर्टिकल चाहिए, 4 मैनेजर चाहिए, क्यों सर, क्योंकि मैंने स्कोप देखा, टाइमिंग देखा, डायरेक्शन देखा, मेरे को लगता है 4 आर्टिकल लगेगा, मेरे को लगता है 4 मैनेजर लगेगा, मुझे लगता है 2 सीनियर मैनेजर लगेंगे। कैन आई से क्वांटिटी एंड क्वालिटी, एंड कौन सा रिसोर्स कब लगेगा, सबके सब पहले दिन नहीं लगेंगे एंड सबके सब लास्ट डे भी नहीं लगेंगे। कैन आई से व्हेन विल आई नीड देम विल आल्सो चेंज। तो आखिरी पॉइंट है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ, मार्क द वर्ड, रिसोर्सेस। नेचर मतलब क्वालिटी, टाइमिंग मतलब कब, एक्सटेंट मतलब क्वांटिटी। एक्सटेंट इज क्वांटिटी, नेचर इज क्वालिटी, टाइमिंग इज व्हेन। कितने रिसोर्सेस, कौन से रिसोर्सेस एंड कब, ये सब डिटरमाइन होता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस के ऊपर लिखो टीम मेंबर्स, रिसोर्सेस के ऊपर लिखो टीम मेंबर्स। अच्छा इसमें एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं ऑब्वियसली, अगर आपको लगता है जो हम खुद नहीं कर सकते उसके लिए एक्सपर्ट भी लेना पड़ेगा ना अपने को, वो भी तो रिसोर्स का पार्ट बन जाएगा। पर जनरली फोकस किसके ऊपर होता है, टीम मेंबर्स के ऊपर। क्या आपको 5 फैक्टर समझ में आए क्या, वापस से 2 मिनट के लिए 5 फैक्टर्स को पढ़ो, फिर इंडिविजुअली एक एक करके उनको उड़ाएंगे फटाफट से। स्पेंड 2 मिनट्स, रीड द 5 फैक्टर्स। डन। अब नीचे आओ, देखो हर एक फैक्टर को डिटेल में लिखा है, कौन सा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करवा के देता हूं। पहले फर्स्ट वाला पढ़िए मेरे साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब सर इसमें स्कोप आने वाला है क्या, हाँ। मतलब सर इस एंटिटी के लिए एप्लीकेबल एफआरएफ कौन सा है, कौन कौन से ऐसे बिजनेस सेगमेंट है जो हम लोग करने वाले और जिसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत पड़ने वाली है। सर प्रीवियस ऑडिट के ऑडिट एविडेंसेस यूज कर सकते हैं क्या, क्या कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। एग्जांपल बैंक ऑडिट, बैंक ऑडिट में क्या होता है याद है क्या, कारो इज नॉट एप्लीकेबल। बैंक ऑडिट के लिए एलएफआर होता है, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, एक अलग से रिपोर्ट आपको रिपोर्ट करनी होती है। मतलब कहना इससे क्या कुछ हमारे स्कोप में क्या क्या है, क्या हमें कंट्रोल चेक करना है कि नहीं चेक करने का है, अगर कंट्रोल चेक करना तो कंट्रोल पे सेपरेट रिपोर्ट देने का है क्या, जैसे बैंकिंग कंपनी में भी आईएफसी पे रिपोर्ट आता है। सो आई शुड नो हमारा ऑडिट के अंदर भाई स्कोप कैसे डिटरमाइन होगा, कंपनी का एप्लीकेबल एफआरएफ क्या है, हमें क्या स्पेसिफिक चीजों पे और रिपोर्ट बना के देना है, प्रीवियस ऑडिट्स वगैरह के एविडेंसेस यूज कर सकते हैं, कौन कौन से सेगमेंट हमें लगता है हम खुद चेक ही नहीं कर सकते, हमें शायद ब्रांच ऑडिटर का जरूरत पड़ेगा या किसी एक्सपर्ट का जरूरत पड़ेगा। ये सब चीजें मुझे हेल्प करेगी डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट। पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है स्कोप ऑफ एंगेजमेंट। उसमें 4 पॉइंट नंबर 3 याद रखना बस, थर्ड में ABCD एमसीक्यू के लिए आना चाहिए, थर्ड का ABCD एमसीक्यू के लिए आना चाहिए। दूसरा चीज रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, ये मेरे को लगता है एसक्यू मार्क कीजिए, इधर जरूर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपका एक एंगेजमेंट में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब सर एंटिटी का टाइम टेबल क्या है, उन्हें ऑडिट रिपोर्ट कब तक बना करके चाहिए, इसके हिसाब से हम
सोचेंगे हमारा ओवरऑल प्लान कैसे किया जाएगा काम का। हम क्या मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे विद द ऑडिट कमिटी एंड मैनेजमेंट, यस। फिर सोचेंगे ना हमें क्या क्या मैटर्स डिस्कस करने हैं विद द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, उन्हें क्या क्या रिपोर्ट बना के देना है, कितना कम्युनिकेशन करना है, ये सब कुछ कहां से आ रहा है, ऐसे 260 एंड 265 से आ रहा है। याद है क्या, ऑडिट के दौरान जो जो इंपॉर्टेंट मिला कम्युनिकेट करना पड़ता है, किस किस को, टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट को। रिपोर्ट में कोई भी चीज इंक्लूड करने से पहले कम्युनिकेट करना पड़ता है, किसको, टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट को। तो पहले से डिफाइन करके रखो टाइम टेबल, 15 अप्रैल को शुरू होगा, 30 जून के पहले खत्म होगा। तो सर 30 जून तक ऑडिट रिपोर्ट साइन होगा, तो उसके 15 दिन पहले कम्युनिकेशन खत्म हो जाना चाहिए। तो क्या क्या कम्युनिकेशन ऑडिट रिपोर्ट के पहले होगा, क्या कम्युनिकेशन ऑडिट शुरू करने के इमीडिएटली बाद में होगा, इसका पूरा प्लान ऑफ एक्शन आपके पास में होना चाहिए। इज 1 2 3 4 क्लियर टू यू? लास्ट चीज देखिए सर, एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द वर्ड टीम मेंबर्स। वो ऊपर वाले कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी के साथ में थे, आखिरी में बोल रहा है कम्युनिकेशन विद इन द टीम भी होना चाहिए ना यार। पता चले 12-15 लोग का टीम है, टाटा मोटर्स का ऑडिट करने का है, बॉम्बे में भी टीम बैठा है, दिल्ली में भी टीम बैठा है, पुणे में भी टीम बैठा है, समझ रहे हो मेरा बात, इनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो हम खुद ही टाइम पे काम खत्म नहीं कर पाएंगे। अरे यस और नो? Yes, for example, an entity like Tata Motors, जो साइन पूना से होता है कभी कभी, but your team members can be based out of Bombay as well as Pune both, because it's a big listed entity जिसके लिए CFS वगैरह इंडिया से साइन होता है, तो जहां पर आपको कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीम मेंबर्स भी रखना पड़ता है। ये सब कुछ आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे से स्ट्रेटेजाइज कर पाएंगे, तो ऑडिट प्लान बराबर से परफॉर्म होगा। इज दिस पॉइंट नंबर 2 क्लियर टू यू? नंबर 3, क्या क्या फैक्टर्स जिधर आपको लगता है ज्यादा स्पेशल डायरेक्शन देने पड़ेंगे, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे? सिंपल है यार, इस इंडस्ट्री में हमें क्या लगता है रिस्क ज्यादा किधर है? एग्जांपल सोचो, बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी में किधर रिस्क होता है? एनपीएस, एनपीए का प्रोविजन, डोंट यू थिंक वो एक सिग्निफिकेंट एरिया बाय डिफॉल्ट? अरे हाँ या ना? आज तक बैंकिंग कंपनी में एएस फॉलो होता है, इंडेस फॉलो नहीं होता है। 3 साल बाद में आरबीआई ने बोला कि भाई अब बैंकिंग कंपनी इंडेस के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। डोंट यू थिंक दैट विल बी अ सिग्निफिकेंट चेंज इन एप्लीकेबल एफआरएफ? कहना इसे वो मेरे लिए उस साल इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगा। अरे बराबर है कि नहीं है? या कोई भी नया डेवलपमेंट जो एक लीगल एनवायरनमेंट को इंपैक्ट करता है आपके बिजनेस को, फॉर एग्जांपल एनबीएफसीज, एनबीएफसीज का फ्रेमवर्क आरबीआई ने 1.5 साल पहले चेंज किया था, कैटेगराइजेशन ऑफ एनबीएफसी बदल दिया, तो अब मेरा बिजनेस का तरीका करने का जो काम है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ऐसी कोई भी चीजें जिसकी वजह से मुझे लगता है ऑडिट के दौरान मुझे और कॉशियस होना पड़ेगा और केयरफुल होना पड़ेगा, वो फैक्टर्स नॉर्मली मेरे एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स को डायरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। किधर ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत है, ये इन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हो सकता है। एंड ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, किधर हमको लगता है ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है, रिस्क ज्यादा है, वहां पर हमको ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। आई डोंट थिंक इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट स्टिल ये 4 पॉइंट पता होने चाहिए, किधर हम ज्यादा एरियाज और ज्यादा एफर्ट को डिवोट करना चाहेंगे। इस फैक्टर नंबर 1 2 3 क्लियर टू यू? 4th वाला टाइम पास है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी पूरा पढ़ाया है आपको, अभी जस्ट बताया ना आपको, एबीसी 220 से है, यू कैन जस्ट इग्नोर। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्स ऑल्सो यू कैन इग्नोर। हाउ कैन वी इग्नोर सर? क्योंकि नीचे आपको दिख रहा है बेनिफिट्स, इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट, बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजी को मार्क करो इंपॉर्टेंट, और बाजू में लिखो आंसर इज रिलेटेड टू, आंसर इज रिलेटेड टू नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस। आंसर इज रिलेटेड टू नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस। जो ऊपर के रिसोर्सेज है पूरे के पूरे वही बेनिफिट्स में आते हैं। देखिए, बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटेजी बोल रहा है, बट एक्चुअली फोकस एक ही फैक्टर पे कर रहा है, 5 फैक्टर में से ओनली 1 फैक्टर। नंबर 1, क्या क्वालिटी के रिसोर्सेस आपको चाहिए, कितना क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस चाहिए, रिसोर्सेस कब चाहिए, एंड रिसोर्सेस को मैनेज कैसे करोगे। क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइमिंग एंड हाउ डू यू मैनेज दीज रिसोर्सेस। चारों के चारों पॉइंट किस पे डिपेंडेंट है? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ। इसीलिए बोला ना ऊपर वाले फैक्टर्स को इग्नोर कर दो, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इससे बेटर ये है। और उसे अगर पूछना ही है तो वो क्या पूछेगा? बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजी पूछेगा, बट आंसर किससे रिलेटेड होगा? फैक्टर नंबर 5। 5 फैक्टर पढ़ाए थे आपको, 5th फैक्टर है ये, दिस इज फैक्टर नंबर 5, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस। उधर भी बताया था क्वांटिटी, क्वालिटी, व्हेन मतलब टाइमिंग, समझा क्या? एंड इन तीनों का मैनेजमेंट। इज दिस क्लियर टू यू? पढ़ लीजिए बेनिफिट्स एक बार, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए।
लॉजिकल लगते हैं? जहां रिस्क ज्यादा है एक्सपीरियंस टीम मेंबर को डालिएगा, सबके सब लोग एक दिन नहीं लगने वाले हैं, तो आप प्लान कीजिएगा व्हेन डू यू नीड मोर रिसोर्सेज एट द इनिशियल फेज ऑफ ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट या कंक्लूजन फेज ऑफ ऑडिट, कब ज्यादा लोग लगेंगे अकॉर्डिंगली आप टाइमिंग डिटरमाइन कीजिएगा, इंटरिम ऑडिट स्टेज और की कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट मतलब कंक्लूजन के 5 दिन पहले तक, ये हमारा कट ऑफ डेट है, उसके पहले बार हमारा काम खत्म होना चाहिए, तो वो कट ऑफ डेट तक आपको शायद ज्यादा लोग लगने वाले हैं, उसके बाद शायद नंबर ऑफ रिसोर्स का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। फिर सर कितने रिसोर्सेज किस पर्पस के लिए चाहिए, हाउ मेनी आर्टिकल्स यू वांट, हाउ मेनी सीनियर्स यू वांट, हाउ मेनी मैनेजर्स यू वांट, दैट इज योर क्वांटिटी। एंड इन सब लोगों को बराबर से मैनेज करना चाहिए, डायरेक्शन देना चाहिए, काम को क्या करना चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए। ये चीज हमारे लिए स्ट्रेटेजाइजिंग के लिए आसान हो जाएगा इफ वी नो रियली वेल व्हाट इज द स्कोप ऑफ आवर ऑडिट, व्हाट इज द टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ आवर ऑडिट। इज द बेनिफिट क्लियर टू यू? मेजर फोकस ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी पे कीजिएगा, मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी गुड एरिया। 5 फैक्टर पूछ ले या इसमें से किसी भी एक फैक्टर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे को लगता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट लगता है, या नंबर 5 जो बेनिफिट्स के फॉर्म में आएगा, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस, पर वो क्वेश्चन बेनिफिट के नाम पे पूछेगा। अभी गुड। नेक्स्ट चीज, चलिए प्लानिंग एक्टिविटी में 3 था, पहला क्या था, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, दूसरा होता है ऑडिट प्लान। सुनिएगा, प्लान का आंसर बहुत सिंपल है। प्लानिंग के लिए ना सबसे पहले होता है रिस्क को आइडेंटिफाई करके असेस करना। रिस्क को आइडेंटिफाई असेस करना मतलब ऐसे 315, मतलब ऐसे 315। जिधर रिस्क ज्यादा है कंट्रोल टेस्टिंग भी करोगे, अमाउंट टेस्टिंग भी करोगे, मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। प्लान का आंसर सिंपल है, प्लान इंक्लूड्स 315, 330। 330 आपको पढ़ाया है मैंने डिटेल में, अरे हाँ या ना? दैट इज योर कंप्लायंस प्रोसीजर एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर। अगर आपको ऑडिट प्रोसीजर का डायग्राम याद है, ऑडिट प्रोसीजर इंक्लूड्स रिस्क असेसमेंट एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर इंक्लूड्स योर कंप्लायंस एंड सब्सटैंटिव। याद कीजिएगा, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, याद आ जाएगा 2 मिनट के अंदर। देखिए ये हमारा डायग्राम, ऑडिट प्रोसीजर 2 पार्ट्स, risk assessment procedure, second part is called as further audit procedure। इसके अंदर आएंगे 2 चीजें, one is called as compliance procedure and the other one is called as substantive procedure। So this is your SA 315 and this is your SA 330। मतलब प्लानिंग में पहले 315 लगाएंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाना है। ये दोनों चीजें मिलके क्या बनता है, ऑडिट प्लान बनता है। हर एरिया में रिस्क असेसमेंट होगा, हर एरिया में डिसाइड किया जाएगा क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाना है। फिर बच्चों कुछ कुछ एरिया में स्पेसिफिक एसेस होते हैं, जैसे कि रिलेटेड पार्टी के लिए स्पेसिफिक एसे 550, सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए क्या है 560, अलग से ऐसे दिए, अकाउंटिंग एस्टिमेट के लिए दिया 540। तो स्पेसिफिक एरियाज के लिए स्पेसिफिक एसेस दिए हैं, वो एसेस में भी जो प्रोसीजर बोला है वो लगाना पड़ेगा। प्लान बोलता है हर एरिया के लिए रिस्क असेसमेंट करो, हर एरिया के लिए फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करो, उस एरिया के लिए कोई स्पेसिफिक ऐसे है तो वो जो ऐसे बोलता है वो प्रोसीजर भी लगाना पड़ेगा। तीनों का कॉम्बिनेशन कहलाएगा ऑडिट प्लान। रीड द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट प्लान in your modules. Come to page number 1B.7. read point number 3. Audit plan will include, क्या क्या include करेगा, nature, timing and extent of planned risk assessment procedure, that is SA 315। दूसरा nature, timing and extent of planned further audit procedure, that is SA 330। 315, 330 and दूसरा other planned audit procedures which is required as per specific essays। जो भी specific essay का requirement रहेगा, क्योंकि audit तो कैसे करना है, as per essays करना है, ऊपर वाले 2 चीज तो आ जाएंगे, इसके अलावा बाकी चीजें भी specific essays में आ सकती है ना। हाँ, तीनों का combination मिलके क्या बनेगा, audit plan बनेगा। So audit plan should include 315, 330 and other essays के compliance के लिए whatever procedure is required. This is called as audit plan. So do you understand what is strategy and what is plan? Yes. Are they interrelated with each other? Yes.
बिना स्ट्रेटेजी के प्लानिंग ढंग से नहीं हो सकता है। तो कहना है दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। हाँ, पहले स्ट्रेटेजाइजिंग होता है, फिर हम करते हैं प्लानिंग। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि स्ट्रेटेजी पहले 5 दिन में कंप्लीट होना चाहिए फिर ही प्लान शुरू होगा। स्ट्रेटेजी एंड प्लान ड्यूरिंग द ऑडिट बदल भी सकता है। बट विच वन इज मोर डिटेल्ड? ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड, स्ट्रेटेजी इज वेरी जनरल इन नेचर। कुछ चीजों को पढ़िएगा। पॉइंट नंबर 5, ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन द स्ट्रैटेजी, क्योंकि उसमें क्या प्रोसीजर लगाना है वो सब कुछ आता है, सब कुछ डिटेल में लिखना पड़ता है, इसीलिए बोलते हैं प्लान क्या होता है, डिटेल में होता है। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लान एंड स्ट्रैटेजी? आइए नीचे देखिए। सर स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन लिख दिया, प्लान का डेफिनेशन लिख दिया। फिर देखो सेम चीज, प्लान इज मोर डिटेल्ड देन द स्ट्रैटेजी। सर कैन वी से दोनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड है? यस। पॉइंट नंबर 6 को देखिए, द स्ट्रैटेजी एंड डिटेल्ड आर नॉट नेसेसरीली डिस्क्रीट और सीक्वेंशियल प्रोसेसेस, कि पहले स्ट्रैटेजी खत्म करो उसके बाद ही बाद में प्लान शुरू होगा। पर दोनों एक दूसरे से क्या है, क्लोजली इंटररिलेटेड है। अगर एक में बदलाव आया तो दूसरे के अंदर भी इंपैक्ट आएगा। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 6, 4 पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा। 1, 2, 3 एंड 6 रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आ सकता है। वापस से रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान। वापस से पॉइंट नंबर 3 को मार्क करके पढ़िएगा वापस से। ऑडिट प्लान में क्या क्या आएगा? ABC। रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान। आर यू कंफर्टेबल टिल हियर? 300 यहीं रोकेंगे अपन, बचा हुआ डिस्कशन कल कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर से ओवरव्यू देता हूं, अभी तक 300 में क्या पढ़ा। सबसे पहले प्लानिंग क्या था, मीनिंग ऑफ प्लानिंग। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट समझना था भाई प्लानिंग का फायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है, व्हाई डू यू थिंक प्लानिंग इज नेसेसरी। सर प्लानिंग अगर किया तो पूरा ऑडिट बराबर से इफेक्टिवली कंडक्ट हो पाएगा, एफिशिएंटली कंडक्ट हो पाएगा, ओवरऑल रिस्क को आप रिड्यूस कर पाएंगे, ऑडिट रिस्क को, इसीलिए प्लानिंग करना चाहिए। एंड सर व्हाई डू यू थिंक फ्रॉम अ बीकॉम लेवल पॉइंट ऑफ व्यू प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट? जो डिफिकल्ट एरियाज हैं उन पे आप पहले से बेटर अटेंशन दे पाएंगे, प्रॉब्लम्स को जल्दी ढूंढ करके जल्दी रिजॉल्व कर पाएंगे, सही टीम मेंबर को सेलेक्ट कर पाएंगे, उन्हें बढ़िया से डायरेक्शन दे पाएंगे, उनके काम को सुपरवाइज एंड रिव्यू कर पाएंगे। ये है रीजंस कि हमें प्लानिंग क्यों करना चाहिए। प्लानिंग जब पढ़ेंगे दो चीज दिमाग में रखेंगे। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या है एंड प्लानिंग एक्टिविटीज क्या है। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में 3 चीजें आती है। पहले दोनों 220 से आ रहे हैं। नंबर 1 हमने एक्सेप्टेंस या कंटिन्यूएंस। एक्सेप्टेंस आएगा 510 के लिए इफ इट्स इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। रिकरिंग ऑडिट तो कौन सा एनालिसिस आएगा, कंटिन्यूअस एनालिसिस करना चाहिए, जो 220 में पढ़ाया था। उसमें ही बोला था हमारे टीम मेंबर्स ने कंप्लाई करना चाहिए इंडिपेंडेंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट। दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, एंगेजमेंट पार्टनर की होती है, वो ये दोनों परफॉर्म करेगा। फिर वो सर टर्म्स को समझेगा, उसके बाद एंगेजमेंट टर्म्स को अग्री करेगा। ये तीनों चीजें कहलाएगी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, क्योंकि एंगेजमेंट इसके बाद ही शुरू होता है। एंगेजमेंट इसके बाद ही शुरू होता है। फिर प्लानिंग में क्या क्या आएगा, 3 चीजें आएगी सर। पहला है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, फिर आएगा ऑडिट प्लान, तीसरा पार्ट जो है वो ऑडिट प्रोग्राम होता है। वो किसका पार्ट होता है, प्लान का ही पार्ट होता है, जो कल पढ़ाएंगे। पहले पढ़ाया ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी क्या है। सर ये ऐसा स्ट्रेटजी है जो मेरे स्कोप को, मेरे टाइमिंग को, मेरे डायरेक्शन को सेट करने में हेल्प करेगा। मतलब ये स्ट्रेटजी मुझे गाइड करेगा हाउ टू डेवलप अ ऑडिट प्लान। सर ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए 5 फैक्टर। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, जो क्या बताएगा, स्कोप,
जो क्या बताएगा, स्कोप। दूसरा क्या, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, जो बताएगा टाइमिंग एंड कम्युनिकेशन। तीसरा, किधर हमारे एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स को डायरेक्ट कर रहा है, मतलब मेजर डायरेक्शंस। तीसरा, इन एक्टिविटीज का रिजल्ट कंसिडर करना चाहिए हमने हमारे स्ट्रेटेजाइजिंग के दौरान, बिकॉज इससे पता चलेगा किधर किधर रॉम ज्यादा है। एंड आखिरी चीज, कितने रिसोर्सेज चाहिए, कब रिसोर्सेज चाहिए एंड कैसे रिसोर्सेज चाहिए, दैट इज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। पांचों फैक्टर किसके पार्ट है, स्ट्रेटेजी के पार्ट है। ऑडिट प्लान सिंपल है सर, 315, 330 एंड जितने भी अदर एसएस के रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स है वो कंप्लाई करने चाहिए। तीनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, ऑडिट प्लान। आर दे बोथ इंटर रिलेटेड, यस। विच वन इज मोर डिटेल्ड, ऑडिट प्लान, क्योंकि इधर पूरा प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, क्या नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर लगाएंगे, ये यहां लिखना पड़ता है। यहां बस बोलते हैं इस एरिया में ज्यादा दिमाग लगाएंगे। सो दिस इज जनरल, दिस इज मोर स्पेसिफिक, दैट इज व्हाई दिस इज मोर डिटेल्ड। आर दे इंटर रिलेटेड, यस। ऐसा बोलना जरूरी है क्या, पहले यही होगा, ये खत्म होना ही चाहिए, नहीं। दोनों एक स्पेसिफिक फेज नहीं बोल सकते हो, दोनों इंटरकनेक्टेड है। जनरली पहले स्ट्रेटेजाइजिंग होता है, बट प्लानिंग के दौरान भी स्ट्रेटेजी रिवाइज किया जा सकता है। इज दिस क्लियर टू यू? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक जो पढ़ाया है, बताया। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, मीनिंग आना चाहिए। स्पेसिफिक क्वेश्चन यहां पर आ सकता है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स विद इंडिपेंडेंस, नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या है एंड उसके 5 फैक्टर्स क्या है। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन रहा है, ये आना चाहिए। इसके अंदर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव पे जरूर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है। सबसे लास्ट वाला, बेनिफिट्स, जहां पे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट पे 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा भी गया है, रिपीट हो सकता है दिस पार्ट। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, डिस्क्रिप्शन आना चाहिए। मेरे को वो भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता नहीं है, बट आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी है। रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड प्लान, ये भली एमसीक्यू करेक्टिंग करेक्ट में आ सकता है। अब बचता है लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट प्रोग्राम। विल हैव टू डिवोट गुड 15-20 मिनट्स और मे बी हाफ एन आवर। कल आराम से इसको डिस्कस करके खत्म करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस दिखाएंगे आपको इसके अराउंड, फिर हम अगले एसेस पे जाएंगे। ये 2 एसेस मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट लगते थे, बिकॉज दोनों को सेपरेट चैप्टर बना करके इंक्लूड किया है। वैसे ही कुछ जो अदर इंपॉर्टेंट एसेस है, मैं एवरीडे आइडेंटिफाई करूंगा, मैसेज डालूंगा, वही अगले दिन डिस्कस होगा। अभी गुड? It is already 1:10. We'll do one thing. 1:40 or 1:45. We'll start with strategic management. Half an hour lunch break is required. Don't eat a lot. Thank you, online students. Audit tomorrow same time 11:30 will continue. अब रोज सेम टाइम रहेगा पूरा का पूरा। आई थिंक अभी कोई दूसरे लेक्चर्स है नहीं, तो क्लास भी अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा वीक ऐसे ही चलते जाएगा। अभी गुड? थैंक यू, बाय बाय। I'll see you for strategic management in 40 minutes. Thank you. Thank you, online students.